So let's begin with the session now. A very warm welcome to you all as we gather for another insightful session in our month-long exploration of research methodology and statistics. Um, I, Satya Srivastava, will be moderating the session on behalf of Team SciConnect. We are fortunate to have Dr. Kulvinder Singh Sir leading our discussion with us today. In the previous session, Sir has shared his expertise on the topic of ANOVA, in which he discussed about t-test versus f-test, one-way ANOVA, post hoc and assumptions in one-way ANOVA, two-way ANOVA, and interaction effect in 2 into 2 factorial design. We will be continuing our discussion of ANOVA in today's session as well, with some topics of experimental design. Let me just present my screen with you. Please give me a thumbs up if the screen is visible to you all. Without further ado, let's just begin with the session. Over to you, sir. Good afternoon, Satya. Good afternoon. My dear scholars, I hope there might have been some confusion. I know, because I myself was confused on some points when we were doing the numerical part. So I decided to have a revisit to the same part. So to begin with, what I did, I have given सत्या टू पेजेस ऑफ नोवा फ्रॉम गैरेट बुक, पहले वो दिखा दीजिए, फिर वो आएंगे पोस्ट हॉक एनालिसिस के पहले दो पन्ने. यस, ये पहला पन्ना है. यस, इसके बाद Is it all इसको right, दो sir? एक हाँ, Okay. इट इज विजिबल. आई Okay, थिंक sir. विजिबल टू ऑल. Okay, sir. देखिए यहाँ पे ए से लेके एच तक 8 ग्रुप्स हैं, 6 स्टूडेंट्स हैं, उनका नीचे समेशन है और फिर उनका मीन है, फिर स्टेप्स हैं. स्टेप्स को हम नहीं देखेंगे. पेज नंबर 2 सत्य, पेज नेक्स्ट पेज. यस, तो यहाँ पर हम नोवा के समरी टेबल देख रहे हैं. मांगदा मीन उसका DF 7 है. 8 ग्रुप थे, 8 - 1 7. विद इन कंडीशन में 40 आया हुआ है. कैसे आया? 8 ब्रैकेट में n-1. n-1 का मतलब है 6 है. 6 - 1 5, तो 40, और टोटल 47 कंज्यूम हो रहे हैं. वन इज लॉस्ट बिकॉज ऑफ one value is lost because of the mean of 8 groups, because assumption is that all the 8 means are similar, and they are similar to the general mean of all the 8 means. The general mean is 72.63. वो पहले पन्ने पे आपको दिख जाएगा. तो उसको टेस्ट करता है नल्स ऑफ वेरिएंस के जो मीन हैं, जो 61 से लेकर 85 तक के हैं, तो जिनका जनरल मीन बन के आता है 72.68. तो क्या ये मीन, इनमें सभी मीन डिफरेंसेस सिग्निफिकेंट हैं, या उसमें से कितने मीन डिफरेंस सिग्निफिकेंट हैं, या कोई भी नहीं है. इसलिए नल्स ऑफ वेरिएंस का प्रयोग किया गया वन वे नोवा का. तो एफ वैल्यू आ गई है, वो दिख रही है वहाँ पे हमारे पास 3.56. और उधर हमारे को डिग्री ऑफ फ्रीडम दिख रहा है. 7 और 40 के ऊपर एफ वैल्यू दिख रही है 2.26 एंड 3.14. So the computed value of f, that is 3.56, is greater than the table value at 0.01 level. कल भी मैं बात कर रहा था, टी टेस्ट में, अनोवा में, कोलेशन में, इवन काई स्क्वायर में, या कोई भी और स्टैटिस्टिक्स जिसका हम टेबल देखेंगे, जो 0.5 की वैल्यू है वो जरूरी नहीं है 0.1 पे सिग्निफिकेंट होगी, लेकिन 0.1 पे सिग्निफिकेंट है, अंडरस्टूड है वो 0.5 पे भी सिग्निफिकेंट होगी.
और जो 0.5 पे नहीं सिग्निफिकेंट है वो कहीं भी सिग्निफिकेंट नहीं है, एज पर अवर स्टैंडर्ड यार्डस्टिक्स ऑफ टेस्टिंग द हाइपोथेसिस एट 0.05 level and 0.01 level in social sciences. In some cases, you will might be finding out level of significance probability that is 0.001. 0.001 का मतलब क्या? 0.1% एरर। 0.01 का मतलब है 1% एरर। 0.05 का मतलब 5% एरर। एज वी डू इट विद द हेल्प ऑफ द प्रोबेबिलिटी कर्व, तो प्रोबेबिलिटी कर्व में हम मीन से लेफ्ट को, मीन से राइट को मूव करते हैं। मीन यहाँ पे 0 है। 0 से 3 सिग्मा यूनिट ऑन पॉजिटिव साइड, 3 ऑन नेगेटिव साइड। तो 2.58 उसी को दर्शा रहा है। 2.58 का जो वैल्यू है टी में, तो वो दिखाता है, किसको दिखा रहा है? वो जेड वैल्यू को। और 1.96 दिखा रहा है 0.5 के लिए, 95% और 99% केसेस में। तो 99 में 95 शामिल है। जी मैं रिपीट करता हूँ क्योंकि लोग गलती करते लिखते बाद, तो वो कहते हैं सिग्निफिकेंट बोथ एट 0.05 एंड 0.1 लेवल, या कह देते हैं नॉट सिग्निफिकेंट एट 0.05 एंड 0.1 लेवल। ये गलत है लिखने का स्टाइल, इसको ध्यान रखना है। हाँ, अब जो वैल्यू सिग्निफिकेंट आ गई है तो हमारे को ये लग गया पता कि वहाँ पे ग्रुप्स में मीन डिफरेंसेस सिग्निफिकेंट हैं। अब कौन से हैं? कल भी बात कर रहा था, एफ टेस्ट को हम नोवा को कहते स्क्रीनिंग टेस्ट है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट विच ऑफ द मीन डिफरेंसेस इज और आर सिग्निफिकेंट। So for that purpose, post hoc analysis is done. So post hoc analysis, I repeat the statement. Please remember this thing, that post hoc analysis is done in case of one-way NOVA. In case of two-way NOVA, three-way NOVA, or four-way NOVA, this principle is not used as such, but we see it in the other way, which I will be showing in the one presentation just after some time, in three-way also variance. You will see the tables. देखते मीन डिफरेंस ही है, लेकिन उसको देखने का तरीका बदल जाता है, पर उसको पोस्ट हॉक एनालिसिस नहीं कहते हैं। तो पोस्ट हॉक एनालिसिस करने के लिए जो गैरेट ने फार्मूलेशन यूज किया है, उसके स्टेप्स को मैंने अब दिखाया है। जहाँ पे टेबल आपको जो दिख रहा है उसमें मीन डिफरेंस का उसने एक टेबल जैसा बना रखा है, और वो फ्रीक्वेंसी है कि मीन डिफरेंस कौन सा किस लेवल का है, कितना बड़ा है। हम उस बात को छोड़ देते हैं, लेकिन स्टेप्स को देख रहे हैं, क्योंकि मैं उसके लिए मैट्रिक्स बनाई है जो पहले अवेलेबल नहीं होती थी। तो उसके लिए जो यूज किया जाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो मीन स्क्वायर का आपको विद इन कंडीशन में दिख रहा है 40, उसके लिए टी वैल्यू देखी गई है टेबल डी से, जो आपको पहले दिया था। और उसके सामने अगर आप देखेंगे तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस है SED 11.9 स्टैंडर्ड डिवीजन आ गया। वो जो ऊपर से आया कहाँ से? मीन स्क्वायर का अंडर रूट है, वो मैंने लिखा भी है जहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन MS विदन का अंडर रूट है 141.6, जो नेक्स्ट स्लाइड पे आएगा। तो वहाँ से हमने फिर डी कैलकुलेट करा। डी दिख रहा है, डी 0.5, डी 0.1 दिख रहा है। लार्जेस्ट डिफरेंस दिख रहा है 24 का, स्मॉलेस्ट डिफरेंस दिख रहा है 1 का। डी और जी का सबसे बड़ा डिफरेंस है, उसका भी है। अब ये टेबल हमारे लिए रिडंडेंट हो जाता है। सत्या प्लीज नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाइए, पोस्ट हॉक एनालिसिस वाला हैंड रिटन पेज। नहीं, ये वाला, यस प्लीज इसको हाईलाइट कर दीजिए। तो ये टी वैल्यू SCD का हो गया। SCD का होने के बाद मैंने शब्द लिखा है लीस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस, LSD। ये टर्म भी यूज होती है, और गैरेट ने उसमें यूज किया था डी, कैपिटल डी। तो उसको T 0.5 के लिए जो वैल्यू है वो 2.02 है, और T 0.1 के लिए 2.71 है। कहाँ से देखा हमने? टेबल डी, टेबल वैल्यू जो है टी वैल्यू का सिग्निफिकेंस के टेबल से देखा गया। और 6.87 कहाँ से है? स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस, जो हमारे MS विदन से निकल के आई है। और वहाँ से टी के जो डी बन के आ रहा है 13.75 फॉर 0.5 लेवल और 18.62 फॉर 0.1 लेवल।
तो दिस मीन को जो मीन डिफरेंस इससे बराबर होएगा जब बड़ा होएगा। अब हम इंडिविजुअल टी वैल्यू नहीं निकालेंगे, अब हम सिर्फ इस डी से कंपेयर करेंगे जो मीन डिफरेंस होंगे। क्योंकि हमारे पास 8 ग्रुप थे, तो 8 ग्रुपों का 28 कंपैरिजन बनते हैं। हमने 8 मीन्स को जो ए से एच तक थे उनको रीअरेंज कर दिया, 1 से 8 तक ऑर्डरिंग कर दिया है। तो डी सी बी एफ ए ई एच जी ये उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बन के आ गया इन टर्म्स ऑफ द मैग्नीट्यूड फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट। ये कल हमने एक्सरसाइज करी हुई थी और कहीं कन्फ्यूजन आ रहे थे बीच में, इसलिए मैंने इसको रिपीट कर रहा हूँ। और ये मैट्रिक्स बनाई है मैंने, तो इसको कहते हैं मैट्रिक्स ऑफ मीन डिफरेंसेस। तो फिर आप देखेंगे पहली रो में 5 डिफरेंस सिग्निफिकेंट है। पहला जो डी और ए का सिग्निफिकेंट है उसके ऊपर एक स्टार लगाया गया है, क्योंकि वो 13.75, इसको हम 13 को तकरीबन को गैरेट मान रहा था, तो इसलिए मैंने इसको 1 स्टार दे दिया है। अदरवाइज ये भी नॉट सिग्निफिकेंट में जाएगा बेसिकली, लेकिन हमने इसको मान रहे हैं। फिर 20 वाला 18.62 से बढ़ गया है, तो इसलिए इसको हमने 2 स्टार दे दिए हैं। 23 को 2 स्टार हैं, 24 को 2 स्टार हैं। नेक्स्ट रो में 17 को 2 स्टार हैं, 1 स्टार है सॉरी, 2 स्टार हैं। नेक्स्ट में 3 स्टार हैं, फिर चौथे में भी सिंगल स्टार हैं 2, और बाकी डिफरेंस जो जहाँ पे स्टार नहीं बनाया गया तो वो क्या है, नॉन सिग्निफिकेंट है। आई रिपीट दिस, आवाज़ में दिक्कत थी, मेरे को एक मैसेज मिला अभी। इस मैट्रिक्स में पहली रो में डी का कंपैरिजन किया गया है बाकी ग्रुप से। फिर नेक्स्ट रो में सी का कंपैरिजन किया गया रेस्ट ऑफ द मीन से, फिर बी का रेप का इस तरीके से करा गया है। तो पहली रो में 4 डिफरेंसेस हमारे को सिग्निफिकेंट दिख रहे हैं, आइदर विद सिंगल एस्ट्रिक और विद डबल एस्ट्रिक। सेकंड रो में भी एक सिंगल एस्ट्रिक का है, 2 डबल एस्ट्रिक के हैं। जब डबल एस्ट्रिक बोल रहा हूँ तो इसका मतलब 0 1 है, सिंगल एस्ट्रिक है तो 0 5 है। फिर थर्ड में सिंगल एस्ट्रिक है, फोर्थ रो में भी सिंगल एस्ट्रिक है। बाकी डिफरेंस जहाँ पे कोई भी स्टार नहीं बना है रेड से, वो सारे डिफरेंसेस क्या है, नॉट सिग्निफिकेंट एट 0.05 लेवल। डिफरेंस है लेकिन वो सिग्निफिकेंट नहीं है। तो इसका मतलब कितने डिफरेंस सिग्निफिकेंट बनकर आए, 4 3 3 2, 4 3 7 10 2 12, 12 डिफरेंसेस हैव टर्न्ड आउट टू बी सिग्निफिकेंट। जिसमें डबल स्टार है तो इसका मतलब डबल स्टार में कितने हैं, पहली रो में 3 है, दूसरी रो में 2 है। 5 डिफरेंसेस हैं जो 0 1 पे सिग्निफिकेंट हैं, और 7 हैं जो 0 5 पे सिग्निफिकेंट है। जो बात अभी कह रहा था 0 5 पे सिग्निफिकेंट है, वो 0 1 पे नहीं है। 17 की वैल्यू 0 5 पे सिग्निफिकेंट है, 0 1 पे नहीं है। लेकिन 20 की वैल्यू 0 1 पे सिग्निफिकेंट अंडरस्टूड है, 17 उसमें शामिल है। तो दिस द वे how these groups have been compared in the form of the correlation matrix of mean difference। इसको correlation matrix की तर्ज पे ही बनाया गया है। नेक्स्ट प्लीज सत्य, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ देखिए, अब इसका इंटरप्रिटेशन करा गया है कि ग्रुप डी 4 ग्रुपों से सिग्निफिकेंटली ग्रेटर है, ग्रुप डी का मीन। फिर ग्रुप सी का मीन 3 ग्रुप से बड़ा है, ग्रुप बी का भी 3 से बड़ा है, ग्रुप एफ का 2 से बड़ा है। तो ये पहले हमने मैथमेटिकली 12 डिफरेंसेस की एक ऑर्डरिंग कर दी, ग्रुप डी किन से बड़ा है, ग्रुप सी किन से बड़ा है। फिर कॉमन फैक्टर देखते हुए हमने कहा ग्रुप डी सी बी जो 85 82 और 78 वाले 3 मीन थे, वो ई एच जी 65 62 और 61 वाले मीन से सिग्निफिकेंटली डिफर कर रहे हैं, बड़े हैं, ग्रेटर हैं। और ग्रुप एफ जिसका मीन 76 है, वो एच और जी से सिग्निफिकेंटली ज़्यादा बेहतर है 62 और 61 के मुकाबले में। और ग्रुप डी 85 वाला ग्रुप ए से भी बेटर है, 85 और 72 का जो कंपैरिजन है। तो इसको हमने ब्रीफली सम अप कर दिया है।
फ्रॉम सेइंग के कौन सा मीन किससे ज़्यादा बड़ा है। उसका फिर रिवर्स ऑर्डर करा है कि एच और जी जो सबसे छोटे मीन हैं, एच और जी, जैसे डी और सी सबसे बड़े थे, ऐसे ही एच और जी सबसे छोटे हैं 61 और 62 के, वो डी सी बी एफ से सिग्निफिकेंटली लेसर हैं। फिर ग्रुप ई का मीन भी सिग्निफिकेंट लेसर है डी सी बी से, और ग्रुप ए का मीन सिग्निफिकेंट लेसर है डी से। तो फिर उसको हमने आगे कोशिश करा कंक्लूड करने को कि ग्रुप डी का जो हाईएस्ट मीन वाला ग्रुप है 85 से, ग्रुप डी इज सिग्निफिकेंटली हायर देन ग्रुप ए, ई एच एंड जी, जबकि ग्रुप सी जो 82 और ग्रुप बी जो 78 वाले हैं वो ई एच जी से सिग्निफिकेंटली हायर हैं। और फिर ग्रुप डी बेटर है, ग्रुप डी बेटर है ग्रुप ए से, और ग्रुप बी बेटर है ग्रुप ई से। सो दिस मीन्स कि इतना मैथमेटिकल वर्क हमको हाथ से करना होता है। जब हमारे को कंप्यूटर आउटपुट भी आ जाएगी, जो लिखने का काम है वो हमारा है, वो स्कॉलरली वर्क है, इंटेलेक्चुअल वर्क है। काइंडली रिमेंबर दिस थिंग कि जो आपका मशीन है, मशीन से आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी, वो आपको वैल्यू दे देगा, लेकिन उसको मीनिंग आपने देना है। मीनिंग देने में आपकी क्रिएटिविटी है, उसी में आपका मौलिकता है, ओरिजिनलिटी है। शब्द हैं, जो शब्दों का प्रयोग मैंने किया, ये मेरे शब्द हैं। अगर आप इसको इंटरप्रेट करोगे तो डिजाइन ऐसे बन के आएगा, लेकिन शब्द आपके अपने हो जाएंगे लिखते वक्त। सो ये पोस्ट हॉक एनालिसिस इन केस ऑफ वन वे नोवा है। फिर कल हमने टू वे एनालिसिस किया था, जिसमें मेन फैक्ट के साथ इंटरेक्शन फैक्ट भी आ गया था। तो उसको अब नहीं हम अभी करेंगे, तो हम शिफ्ट कर जाएंगे थ्री वे नोवा की एक एग्जाम्पल के ऊपर। सत्य नेक्स्ट पे आ जाइए। Yes, sir. Yes, sir. A minute. हेलो, ये ओवर हो गया वन वे नोवा का। Okay, sir. Yes, sir. I'll just do it in a second. हेलो, नहीं ये नहीं, Hello. वो जो इससे पहले वाले 4 पेज और हैं, ये बाद में जाएगा। एनालिसिस कोवेरियंस का है, ये उसका थर्ड पार्ट है, जिसमें 4 वो थीसिस के हैं। टेबल नंबर 16 दिखेगा उसमें, पेज 55, पेज 55 वो जो Okay, टाइप sir. पेजेस हैं, ये बुक पेजेस नहीं, इससे पहले वाले आए थे। सत्या, हेलो Yes, sir. It's hello. हेलो Hello. Hello. हेलो हेलो। Hello. हाँ सत्य, ये नहीं बच्चे, वो जो है टाइप्ड पेजेस हैं वो देखिए, ये इनको वो Okay, बाद में sir. आएगा। It's हाँ हाँ हाँ, okay, sir. Just a second, sir. हाँ जी हाँ प्लीज। हेलो, हाँ सर, एक सेकेंड। वो जो पेज मूव नहीं कर रहा है। Stop resume.
नहीं ये भी नहीं, ये लास्ट वाले पेजेस हैं, ये तो ये भी नहीं, जो पहले भेजे थे ना उनके साथ। हाँ, और पीछे हटते जाइए, हटते जाइए। हाँ, और पीछे हटिए। हाँ हाँ, और चलते जाइए, चलते जाइए। ये भी नहीं, ये बुक पेजेस हैं। ये 7 पेजेस अलग से आए थे। सर हैंड रिटन था क्या कि प्रिंटेड नहीं, है? हैंड टाइप्ड हैं वो, क्योंकि ग्राफिक्स भी हैं। प्रोफेशनल कमिटमेंट लिखा गया है ऊपर, प्रोफेशनल कमिटमेंट सर अमंग स्कूल टीचर। जिसमें, ओके ओके सर, गॉट इट। हाँ हाँ हाँ, गॉट। आ जाइए। यस प्लीज। हाँ ठीक है, तो ये अब ठीक है। ओके, मैं करूँ अपना? हेलो। यस सर। हाँ, अभी हमने पहले वन वे नोवा को कंक्लूड किया है कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक डिपेंडेंट वेरिएबल, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के 8 ग्रुप थे। 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। ये 8 का एग्जाम्पल था। 2 होंगे तो टी टेस्ट है। और फिर वहीं से हमारे पास टी और एफ का रिश्ता, जहाँ से हमने शुरू करा था। अगर एफ करने के बाद हम टी पे मुड़ के आते हैं, लेकिन वो टी वैसे नहीं करेंगे जैसे हमने टी टेस्ट की फार्मूलेशन में यूज़ करते हैं। डिफरेंट वे से, मीन स्केयर से हम उसको मूव करते हैं। मीन स्केयर का मतलब विद इन द होल ग्रुप जो वेरिएंस है उसको लेके चलते हैं। जैसे पिछली एग्जांपल में 11.9 स्टैंडर्ड डिवीजन है, वो 48 स्टूडेंट्स का स्टैंडर्ड डिवीजन है। जब हम टू वे नोवा में गए, उसमें टी टेस्ट के रिजल्ट हमारे को नज़र आते थे। जो A1 और A2 का डिफरेंस है, और फिर B1 और B2 का डिफरेंस है, वो टी टेस्ट के रिजल्ट से पता लगता है। लेकिन उससे एडिशनल वैल्यू क्या आ गई कि A1 वर्सेस A2, B1 और B2 के लिए कि वैसे ही रहता है या बदलता है। उस केस में बदल नहीं रहा, वैसा ही रह रहा है। तो हमने कहा था कि भी जो एकेडमिक अचीवमेंट का इफेक्ट क्रिएटिव थिंकिंग पे आ रहा है, वो लो और हाई एस में एक जैसा ही है, दोनों का इंटरेक्शन नहीं है। आज जो एग्जाम्पल लेके आ रहा हूँ मैं, उसमें इंटरेक्शन सिग्निफिकेंट है, और मेन फैक्ट एक जगह सिग्निफिकेंट है। यहाँ पे 3 वेरिएबल सिचुएशन है। डिपेंडेंट वेरिएबल है प्रोफेशनल कमिटमेंट का, और 3 वेरिएबल इंडिपेंडेंट है, एकेडमिक फ्रीडम, रूल्स टेस्ट एंड लोकस ऑफ कंट्रोल। इनको उन्होंने 2x2x2 के डिज़ाइन में किया गया है। तो नीचे आपको डिटेल देखे वो दिए गए हैं, जो उस एनालिसिस के कॉम्बिनेशन हैं। वो रोल एम्बिग्यूटी वाला एनालिसिस हम देखेंगे। 3 एनालिसिस उन्होंने करे हुए थे इस थीसिस में। पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला का थीसिस है, उसका PhD अवार्डेड है। डॉक्टर निपुणता कौर मैडम गाइड है उनके, अमिता रानी, डॉक्टर अमिता रानी। ये तीसरी हो सकता शोध गंगा पे आ गया हो। तो नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। हाँ, टेबल पे आ गए। देखिए जी, 3 वे नोवा का टेबल है, मीन टेबल है। आप सबसे ऊपर पढ़ेंगे एकेडमिक फ्रीडम के 2 ग्रुप बन के आए हुए, लो एंड हाई, A1 एंड A2। उसके नीचे रूल एम्बिग्यूटी आपको 2 बार देखे, लो के नीचे भी B1 B2 है, लो एंड हाई, और हाई के नीचे भी B एंड 2, 4 कॉलम हो गए हैं। और अगर आप रो में जाएंगे तो आपके पास ऊपर लोकस ऑफ कंट्रोल देखेगा। इंटरनल को C1 कहा गया है, एक्सटर्नल को C2 कहा गया है। लोकस ऑफ कंट्रोल C वेरिएबल है, 3rd वेरिएबल है। तो ये 8 मीन है। देखिए 2x2x2 के 2 गुना 2 गुना 4 गुना 2, 8। तो फर्स्ट रो में 4 मीन नज़र आ रहे हैं, सेकंड रो में भी 4 मीन नज़र आ रहे हैं। लेकिन जब हम रो टोटल करते हैं, वो टोटल में मीन आ गया है, किसका इंटरनल का दिख रहा है, फिर एक्सटर्नल का दिख रहा है। 197 है और 177 है। और फिर कॉलम मीन दिख रहे हैं, वो 4 दिख रहे हैं हमारे को।
A1 B1 का दिख रहा है, A1B2 का दिख रहा है, A2B1 का, A2B3 का, और ग्रैंड मीन दिख रहा है 189.33। स्टैंडर्ड डिविएशन दिख रही है 17.58, और टोटल एन कंज्यूम हुआ है 106 के ऊपर ये नेल्सन वेरिएंस करा गया है। जो पिछली एग्जांपल थी वो 48 पे थी, और ये 106 पे करा गया है। हाई लो ग्रुप कैसे बनाए गए, वो फॉर्मेशन ऑफ फैक्टोरियल डिज़ाइन को हमने कल थोड़ा बात करा था। पहले उन्होंने एकेडमिक फ्रीडम पे लो एंड हाई ग्रुप्स को आइडेंटिफाई किया, और उनमें फिर आगे रोल एम्बिग्यूटी के लो और हाई को आइडेंटिफाई किया, और एवरेज ग्रुप वाले स्टूडेंट बाहर निकलते गए सैंपल से। और फिर जो आपके पास 4 ग्रुप बन के आ गए, कौन से, A1B1, वहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल के देखे गए। A1B1 में 24 स्टूडेंट्स थे, जिसमें से 15 इंटरनल के हैं और 9 एक्सटर्नल के हैं। A1B2 लो एकेडमिक फ्रीडम है और हाई एम्बिग्यूटी है, तो उसमें टोटल केसेस बनकर आते हैं 32, जिसमें से 8 इंटरनल के हैं और 24 किसके हैं, एक्सटर्नल के हैं। ऐसे A2B1 हाई फ्रीडम वाले और लो एम्बिग्यूटी वाले 37 केसेस हैं, जो 35 और 2 के आंकड़े में आए। सिर्फ 2 ही स्टूडेंट वहाँ पे मिलते हैं, यानी कहाँ पे, एक्सटर्नल में। कौन सा ग्रुप है जो बड़ा स्पेसिफिक ग्रुप बन के आ गया है, हाई एकेडमिक फ्रीडम एंड लो एम्बिग्यूटी A2B1, सिर्फ 2 केस उसमें हमारे को अवेलेबल हुए। और हाई फ्रीडम और हाई एम्बिग्यूटी, इसमें 13 केसेस मिले, जिसमें 4 किसके हैं, इंटरनल के हैं, और 9 किसके हैं, एक्सटर्नल के। तो मिनी नंबर हमारे को जो मिल के आया वो 2 है, और मैक्सिमम नंबर 35 है। तो ये जो सिलेक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स है, इसमें कोई बायस नहीं है, रेंडमाइजेशन भी नहीं है, कि जो नंबर जो उनके टीचर के ऊपर डाटा है, जो स्कूल टीचर है, उनका एकेडमिक फ्रीडम के स्कोर, रूल एम्बिग्यूटी के स्कोर, और लोकस ऑफ कंट्रोल स्केल के ऊपर जो स्कोर बन के है, उसके बेसिस पे उनको हमने क्लासिफाई किया इन टर्म्स ऑफ लो एंड हाई ऑन 3 वेरिएबल्स। फिर उनको आगे एक कम्बिनेशन में लेके आए, फिर दूसरे कम्बिनेशन में लेके आए, और अल्टीमेटली वी आर लेफ्ट विद 106 सब्जेक्ट्स, जबकि इसका सैम्पल टोटल 551 का था, जिसमें से 106 सब्जेक्ट ही इसके नेल्सन वेरिएंस में कंज्यूम हो रहे हैं। दिस मीन्स नियरली 16 से 15-20% के बीच में डाटा है जो इस सेट में आया है। बाकी सारे केस कहाँ चले गए हैं, एवरेज ग्रुप में चले गए। हाई और लो स्टूडेंट भी थे, लेकिन उनका किसी दूसरे वेरिएबल पे एवरेज में होगा, इसलिए ये नंबर 106 बन के आया है। ये जो डिजाइन बन के आया है, अगर आपको याद हो, मैंने एक शब्द दिया था, एक्सपोज फैक्टर रिसर्च। जिस अब कौन से स्टूडेंट कितने आएंगे या कौन से सब्जेक्ट किस ग्रुप में आएंगे, ये हमारे को बाद में पता लगता है, पहले पता नहीं लगता है। इसलिए जो ये डिज़ाइन बन के आ रहा है, कौन सा डिज़ाइन है, एक्सपोज फैक्टर रिसर्च डिज़ाइन है। अलग सवाल आ जाता है ना कि एक्सपोज फैक्टर क्या है। हमने उनका एकेडमिक फ्रीडम स्कोर आ गया, उनका एम्बिग्यूटी स्कोर आ गया, और उनका लोकस ऑफ कंट्रोल स्कोर आ गया। तीनों स्कोर के डिफरेंट कम्बिनेशन में जो टीचर को क्लासीफाई हुए, उनको हमने जहाँ लेकर आ गए। इसमें मेरी कोई चॉइस नहीं है, उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर आए। अब इन जो मीन दिख रहा है, मीन किसके ऊपर है, डिपेंडेंट वेरिएबल। वो कौन सा है, चौथा वेरिएबल प्रोफेशनल कमिटमेंट का। दिस मीन्स दिस स्कॉलर है टेकन अप 4 वेरिएबल, कहेंगे 4 वेरिएबल हैं, जिसमें से 3 इंडिपेंडेंट हैं और एक डिपेंडेंट है। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे हमने लो और हाई ग्रुप्स बनाए। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है 3B एनोवा के टेबल का। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, प्लीज़। ये हमने जो कंपटीशन करा है, उसका सीधा ही समरी ऑफ नेल्सन वेरिएंस आ गया। हाँ, एक बात को याद रखिए, 2 वे एनोवा में 1 वे एनोवा के रिजल्ट शामिल हैं, और 3 वे एनोवा में 2 वे के और 1 वे के रिजल्ट शामिल हैं।
मल्टीवेरिएट एनालिसिस जाएंगे, 4 वे में जाएंगे तो उसमें 3 वे भी शामिल है, 2 वे भी है, 1 वे भी है। इसका मतलब हमने 2 वे पे जाएंगे तो 1 वे करना पड़ेगा, 3 वे में जाएंगे तो 1 वे भी करना पड़ेगा, 2 वे भी करना पड़ेगा। 4 वे में जाएंगे तो 3 वे भी करना होगा, 2 वे भी करना होगा और 1 वे भी करना होगा। तो ये कम्प्लेक्सिटी ऑफ डिज़ाइन है जो सिंपल टू कम्प्लेक्स मूव कर रहा है। तो हमारे तीनों वेरिएबल जो हैं ए बी सी वो देख रहे हैं पहली 3 रोज में, वो हमारे मेन इफेक्ट के रिजल्ट्स हैं। आप लिख सकते हैं मेन इफेक्ट्स। कल आपको जो टेबल दिख रहा था क्रिएटिविटी वाला, उसके अंदर हमने मेन इफेक्ट और इंटरेक्शन इफेक्ट कहे थे ए बी सी, जिसमें ए का वैल्यू सिग्निफिकेंट है। ये हमने कैसे देखा, 1 और 98 के ऊपर। जो कल टेबल दिखा रहे थे 1 और 98 के ऊपर क्राइटेरियन वैल्यू से कंपेयर किया गया, तो उसके हिसाब से एकेडमिक फ्रीडम का मीन जो वैल्यू सिग्निफिकेंट है, लोकस ऑफ कंट्रोल का सिग्निफिकेंट है, बाकी नॉट सिग्निफिकेंट है। और आगे जाकर ए इंटू बी इंटू सी का जो वैल्यू 4.09 है वो 0.5 पे सिग्निफिकेंट है। अगर आप टेबल के बिल्कुल नीचे देखेंगे, सिंगल स्टार से 0.5 दिख रहा है, डबल स्टार से 0.1 दिख रहा है। इस टेबल का जो 17 है उसके नीचे बिल्कुल स्पष्ट लिखा गया है ईपी स्टाइल। काइंडली रिमेंबर ईपी स्टाइल नेल्सन विलियम्स समरी का लिखने का यही एक स्टाइल है। प्रोबेबिलिटी लेसर देन 0.05 एंड प्रोबेबिलिटी लेसर देन 0.1। तो जो मेन फैक्ट के 2 रिजल्ट हैं वो हमारे सिग्निफिकेंट हैं 0.1 पे, जबकि ट्रिपल इंटरेक्शन, आप वर्ड आगे ट्रिपल इंटरेक्शन इसकी मैं बात करता हूँ। तो ये ट्रिपल इंटरेक्शन है, ये सिग्निफिकेंट आया है 0.5 पे। अब इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन, जो दोनों सिग्निफिकेंट रिजल्ट हैं 8.21 का मतलब है, अगर आप नीचे पढ़ेंगे पैराग्राफ में, जो 200.00 मीन आया हुआ है पहले पैराग्राफ में आपको दिखेगा ब्रैकेट में, वो इसको मतलब जिनका टीचर का हाई एकेडमिक फ्रीडम है उनका मीन है 200, और पूरा 200 आया है इंसिडेंट को इंसिडेंस। और वो जो लो वाले हैं उनका 179.80 है। इसका मतलब हाई एकेडमिक फ्रीडम वाले टीचर्स की जो प्रोफेशनल कमिटमेंट है वो बहुत सिग्निफिकेंटली हायर है, बहुत ज़्यादा तो नहीं कहेंगे, सिग्निफिकेंटली हायर देन दोज हैविंग लो एकेडमिक फ्रीडम। रूल एम्बिग्यूटी में नॉट सिग्निफिकेंट आया है 195 और 180 दिख रहे हैं वैल्यूज आपको, कि नॉट सिग्निफिकेंट है। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए सत्या, नेक्स्ट पेज पे प्लीज। लुक्स ऑफ कंट्रोल में वैल्यू सिग्निफिकेंट है 0.1 पे, और मीन दिख रहे हैं हमारे को 197 और 177। तो जिनका इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल है उनकी कमिटमेंट एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल वाले टीचर से सिग्निफिकेंटली हायर है। तो जस्ट टू टेल ओवर हेयर कि एकेडमिक फ्रीडम क्या है, कि अध्यापक को पढ़ाने के वक्त टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में क्लासरूम में वो कितनी फ्रीडम एंजॉय करता है, वो एकेडमिक फ्रीडम है कम एंजॉय करता है कि ज़्यादा करता है। सेकंड वेरिएबल हमारा था रोल एम्बिग्यूटी, जो हमारा रोल है अध्यापक का, जैसे हम कहते हैं कि यूनिवर्सिटी टीचर भी, कॉलेज टीचर भी, स्कूल टीचर भी नॉन एकेडमिक कार्य में लगे रहते हैं, तो उनका रोल नॉन एकेडमिक आ जाता है। टीचर का रोल तो टीचिंग करने के लिए रहा, लेकिन उससे क्लरिकल का काम, मिड डे का मील का काम, दफ्तरी काम काज और उसे और कई तरीके के काम लिए जाते हैं, क्योंकि स्कूल में नॉन टीचिंग के लिए स्टाफ की उपलब्धता उस तरीके से नहीं है जैसे होनी चाहिए है। तो अध्यापक जब अपने रोल को कर रहा होता है तो उसका रोल को डिफाइन करते हैं। तो रोल एम्बिग्यूटी इज वन थिंग वेयर द रोल इज नॉट प्रॉपर्ली डिफाइंड एज परसीव्ड बाय द टीचर। रोल एम्बिग्यूटी है, अगर आप पहले पन्ने में जाएंगे रोल कॉन्फ्लिक्ट भी है, एक रोल ओवरलोड है। तो 3 प्रकार के रोल के ऊपर अध्यापक की भूमिका के ऊपर काम किया गया है। तो हमने रोल एम्बिग्यूटी को रखा है इसमें, बाकी एनालिसिस करे हुए हैं तीसरे में, लेकिन एग्जाम्पल के लिए यही लेके आए हैं। तो जहाँ एम्बिग्यूटी है, जिनकी एम्बिग्यूटी कम है उनका कमिटमेंट तो ज़्यादा है लेकिन सिग्निफिकेंटली ज़्यादा नहीं है। तो जब इंट्रैक्शन में आते हैं, जो आपके पहले टेबल पे आइए मैडम, पिछला पेज पे आइए, समरी टेबल, समरी, यस प्लीज़। देखिए ए इंटू बी, ये अब इंट्रैक्शन इफेक्ट्स हैं।
जो ए इंटू बी हमने कल ए इंटू बी करा था वो आपका डबल ऑर्डर इंट्रैक्शन कहलाता है। डबल ऑर्डर दो वेरिएबल का कम्बिनेशन है ए इंटू बी। कुछ अब तीन वेरिएबल हो गए हैं तो ए का बी के साथ है, ए इंटू बी ए का सी के साथ है, ए इंटू सी बी का सी के साथ है, बी इंटू सी। तीन डबल ऑर्डर इंट्रैक्शन। इसका मतलब कि इस थ्री वे एनोवा में तीन टू वे एनोवा शामिल हैं। इस थ्री वे नोवा में तीन टू वे नोवा शामिल हैं। ऊपर की तीन वैल्यू जो है वो टी टेस्ट के रिजल्ट्स बता रही हैं और अगली तीन वैल्यू को इसको दिखा रही हैं, टू वे नोवा का दिखा रही हैं। और जब तीनों का इंटरेक्शन इफेक्ट है ए इंटू बी इंटू सी, ये दर्शा रहा है तीनों वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, एकेडमिक फ्रीडम का, रोल एम्बिग्यूटी का और लोकस ऑफ कंट्रोल का आपस में कैसा रिश्ता है एम्बिग्यूटी को एक्सप्लेन करने के, जिसका अभी हम आगे एनालिसिस में देखेंगे कैसे ये सिग्निफिकेंट आया हुआ है। ए इंटू बी, बी इंटू सी, ए इंटू सी सिग्निफिकेंट नहीं आए हैं। इसका मतलब ये तीनों वैल्यू नॉट सिग्निफिकेंट हो गई हैं। हम सीधा ही चलते हैं उसके ऊपर, ट्रिपल इंटरेक्शन के ऊपर जो वैल्यू सिग्निफिकेंट आ गई है। तो नेक्स्ट पेज पे सत्य, नेक्स्ट पेज की लास्ट लाइन इज इम्पोर्टेंट, आप ही पढ़ दोगी लास्ट लाइन। Yes, sir. दिस Sir, इंडिकेट्स, in हाँ which line, दिस sir? इंडिकेट्स, Sir, summary table के नीचे? नहीं नहीं नहीं, एकेडमिक फ्रीडम, नेक्स्ट पेज नेक्स्ट पेज नेक्स्ट पेज, Okay. ट्रिपल इंटरेक्शन वाला, हाँ नेक्स्ट चलिए नीचे, Main. हाँ और नीचे और नीचे लास्ट लाइन इस पेज की, एकेडमिक फ्रीडम इंटू रोल एम्बिग्यूटी या इंटू लोकस ऑफ कंट्रोल, ए इंटू बी इंटू Okay, सी का लास्ट लाइन, हाँ। okay, sir. From हाँ table ये 17, it may be observed that F value for the triple interaction of academic freedom, इंटू, हाँ freedom into role रोल ambiguity and एम्बिग्यूटी, locus of control was found to be 4.09, which is significant at 0.05 level. This indicates that there is a significant mean difference in some of the groups of school teachers across levels of academic freedom, role ambiguity, and locus of control. अब नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, वो भी लाइन पढ़ दीजिए, हाँ नेक्स्ट पेज, हाँ। Role ambiguity interacts with the locus of control and academic freedom to explain professional commitment among school teachers. In order to find out the significance of mean difference in low and high academic freedom groups across internal and external focus of control for low and high role ambiguity of school teachers, t-test was applied. The result was presented in table 18. देखिए अब टेबल जो 18 है, इसमें जो इंटरनल जो मीन कहाँ से आ रहे हैं वही पहले टेबल से आ रहे हैं, टेबल 16 से। जो पहली रो है उसमें जो हमने ऊपर सबसे ऊपर लिखा है लो रोल एम्बिग्यूटी, हमने लो रोल B1 के ग्रुप्स को लिया है, फिर लिया है B2 के ग्रुप्स को। B1 के अंदर इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल और एक्सटर्नल में वैल्यू दिख रही हैं, और जो रो वाइज टी वैल्यू निकल के आ रही है। आपको टी वैल्यू नज़र आ रही होगी इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल के ग्रुप्स में लो फ्रीडम वर्सेस हाई फ्रीडम में टी वैल्यू सिग्निफिकेंट है, मीन डिफरेंस 22.63 का फर्स्ट रो। और सेकंड रो में जो डिफरेंस है वो 4.95 का है, लेकिन वो नॉट सिग्निफिकेंट है। अगर हम कॉलम वाइज देखेंगे तो इंटरनल और एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल में मीन डिफरेंस जो दिख रहा है, लो एकेडमिक फ्रीडम में नॉट सिग्निफिकेंट है, टी वैल्यू 0.20 की है, जबकि हाई एकेडमिक फ्रीडम में वो डिफरेंस 16.73 का है और टी वैल्यू 7.21 है। इसका मतलब ये बना कि अगर हम लो एम्बिग्यूटी में के ग्रुप्स को देखते हैं तो लो एम्बिग्यूटी में इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल के कम्बिनेशन में हाई एकेडमिक फ्रीडम वालों की लो एकेडमिक फ्रीडम के मुकाबले कमिटमेंट सिग्निफिकेंटली ज़्यादा है, जबकि उन्हीं का जब एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल हो जाएगा ग्रुपों का तो वहाँ पे जो डिफरेंस है वो नॉन सिग्निफिकेंस हो गया है।
इसका मतलब लोकस ऑफ कंट्रोल के एक्सटर्नल होने से जो लो और हाई में डिफरेंस था वो नॉन सिग्निफिकेंस की ओर मूव कर गया है। 22.63 से कम होकर कितना रह गया, 4.95। जब हम हाई रोल एम्बिग्यूटी में जाते हैं तो वहाँ हमको ये देखने को मिलता है कि इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल के ग्रुप्स के बीच में जो डिफरेंस है केवल मात्र 1.13 का है और टी वैल्यू नॉट सिग्निफिकेंट है। जबकि एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल हाई रोल एम्बिग्यूटी है, एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल है, तो वहाँ पे हाई एकेडमिक फ्रीडम लो एकेडमिक फ्रीडम से सिग्निफिकेंटली बेटर दिख रही है। 12.63 से टी वैल्यू सिग्निफिकेंट हो जाती है। अगर हम रो बाई कंपेरिजन कर रहे हैं तो उसमें हम फ्रीडम के ग्रुप्स को कंपेयर कर रहे हैं अक्रॉस लेवल्स ऑफ लोकस ऑफ कंट्रोल फॉर लो एम्बिग्यूटी एंड हाई एम्बिग्यूटी। लो एम्बिग्यूटी में जो डिफरेंसेस इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल के ग्रुप्स में हाई और लो में आ रहा है 5.73 टी वाला, वो हाई एम्बिग्यूटी में जाकर वो नॉन सिग्निफिकेंट हो जाता है। जबकि जो एक्सटर्नल में नॉन सिग्निफिकेंट था वो हाई एम्बिग्यूटी में एक्सटर्नल में सिग्निफिकेंट हो जाता है। ये जो कंट्रास्ट बन के आ रहा है, ये कंट्रास्ट हमारे ट्रिपल इंटरेक्शन की एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। ये आपको ग्राफिक्स में दिखाया गया है जो लो रोल एम्बिग्यूटी हाई और लो में डिफरेंस सिग्निफिकेंट नज़र आ रहा है, जबकि उसमें आपको एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल में वो डिफरेंस कम होता नज़र आ रहा है। लेकिन जब हम उस ग्राफ को दूसरे ग्राफ से कंपेयर करेंगे, नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। हाँ, तो देखिए वहाँ पे इंटरनल के बीच में वो डिफरेंस ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर देखेंगे आप तो उसमें लो वालों का मीन भी बढ़ गया है, ऊपर को मूव कर गया है। कितना हो गया, 192 हो गया है। और एक्सटर्नल में वो डिफरेंस सिग्निफिकेंट है और मीन दोनों किस तरफ को है, लोअर साइड को है। जो इधर हमारे को डिफरेंस दिख रहा था 188.5 और 183 का पिछली स्लाइड में, तो वो डिफरेंस अब 185 और 172 में चला गया है। 188 वाला तो कम हो गया 185 पे, 183 वाला सीधा चला गया 172 पे। इसका मतलब जब लोकस ऑफ कंट्रोल इंटरनल से एक्सटर्नल की ओर मूव कर गया टीचर का, तो जो एकेडमिक फ्रीडम है वो रोल प्ले कर रही है डिफरेंटली फॉर लो रोल एम्बिग्यूटी एंड हाई एम्बिग्यूटी। लो रोल एम्बिग्यूटी में डिफरेंस कहाँ पे रह रहा है, जहाँ टीचर का इंटरनलिटी स्ट्रॉन्ग है। और हाई फ्रीडम कहाँ पे बेटर हो रही है, जहाँ पे हाई रोल एम्बिग्यूटी में एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल है। दिस इज द वे हाउ वी एक्सप्लेन द ट्रिपल इंटरेक्शन इन केस ऑफ थ्री वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। अगर हमको इससे आगे जाना है तो हमारे पास फिर फोर वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस होगा, जिसको हम मल्टीवेरिएट एनालिसिस ऑफ वेरिएंस कहते हैं। अगर यहीं पे जो तीन साइकोलॉजिकल वेरिएबल जो इसने लिए हैं इस थीसिस में, कौन कौन से, एकेडमिक फ्रीडम, रोल एम्बिग्यूटी एंड देन लोकस ऑफ कंट्रोल। अगर जेंडर को भी लेना चाहते, जेंडर चौथा वेरिएबल बन के आ जाता है, तो ये फोर वे नोवा मल्टीवेरिएट में चला गया था। यही एनालिसिस में फिर फोर वे में आपके पास रिजल्ट्स जेंडर वाइज भी आगे रिफ्लेक्ट होने थे। फिर मान लो हम टीचर का इसके साथ ही टीचिंग एक्सपीरियंस को भी काउंट करना चाहते हैं कि वो ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले और कम एक्सपीरियंस वाले जेंडर भी लेना चाहते हैं, तो ये फाइव वे नोवा हो गया। तो दिस मीन्स के हम मल्टीवेटेड नोवा में हमारे पास नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स फ्रॉम 2 to 3 to 4 to 5 to 6 to 7 एज मैनी एज हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन दी पर्पज ऑफ आवर रिसर्च। एंड आई टेल यू वेरी ऑनेस्टली दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जितनी प्लानिंग हो रही है, पॉलिसी प्लानिंग हो रही है, उसके अंदर ये मल्टी वेरिएट डिज़ाइन यूज होते हैं टू फाइंड आउट विच ऑफ द पॉपुलेशन ग्रुप्स गेट्स बेनिफिटेड फ्रॉम विच ऑफ द स्कीम्स, या किस ग्रुप को कौन सी स्कीम से हमारे को कोई बेनिफिट देना है या किसको नहीं देना है। तो वो कहाँ से फैसला होता है कि उनके करेक्टरिस्टिक्स को देख रहे हैं। तो जो आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल कह रहे हैं ये उसके करेक्टरिस्टिक्स हैं टीचर के।
एक क्रेडिट कौन सा है एकेडमिक फ्रीडम का, एक कौन सा है उसकी रोल एम्बिग्यूटी का, एक किसका है उसके लोकस ऑफ कंट्रोल का, एक किसका है जेंडर का, एक कौन सा है उसके एक्सपीरियंस का। इतने कम्बिनेशन में टीचर के रोल हैं, तो वो उनकी प्रोफेशनल कमिटमेंट वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल की गिनती इन्फिनिटी भी हो सकती है मैथमेटिकली। दैट इज वाई इन एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का जो एफ टेबल है, अगर अपनी बुक्स में जाके देखोगे, गेट की बुक का वो टेबल मेरा आधा आपको दिया था मैंने, देखोगे इन्फिनिटी तक जा रहा है। दिस मीन एज मैनी एज इट इज पॉसिबल। तो ये जो नोवा का अभी हमने काम करा है, ये बेसिकली किसके लिए है कि हम मल्टीवेरिएट डिज़ाइन में जाते हैं। जो आप रिसर्च पेपर ढूंढेंगे देखेंगे अपने रिव्यू में, यू विल फाइंड मल्टीवेरिएट डिज़ाइन इफ यू आर टू फाइंड आउट द relationship of the independent variable with the dependent variable through group differences। ये कौन सी टेक्निक है ग्रुप डिफरेंसेस की, मीन डिफरेंसेस की। वन वे नोवा, टू वे नोवा, थ्री वे नोवा, फोर वे नोवा, फाइव वे नोवा। तो ये हमारा एक पार्ट ओवर हो रहा है। नेक्स्ट पार्ट पे हम आ रहे हैं अब वो है अब आइए सत्य उसके ऊपर जो एनकोवा वाला टेबल आपको दिया था, Okay, sir. बुक वाले पेज 4। ओके, Is it visible, sir? हाँ हाँ, आई थिंक सभी को विजिबल है। हाँ ओके। नेक्स्ट ऑफ कोवेरियंस का यूज क्यों करते हैं, मैंने एक बात पहले छोड़ रखी थी। जब टी टेस्ट करा था, टी टेस्ट में हमारे पास 4 फॉर्मुलेशन आती हैं। जब टी टेस्ट कर रहे होते हैं, 4 सिग्निफिकेंस ऑफ मीन डिफरेंस देखने के हमारे पास एक टी टेस्ट इंडिपेंडेंट ग्रुप्स का है, जो अभी हमने करा है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस तक करा है। वो कौन सा है, इंडिपेंडेंट ग्रुप्स का, जो ग्रुप एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, डिफरेंट हैं। मेल फीमेल का कल जो एग्जांपल कर रहे थे, क्रिएटिविटी वर्सेस एकेडमिक अचीवमेंट एंड सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। तो जो विद्यार्थी हाई अचीवर है वो हाई अचीवर होगा, लो अचीवर होगा, वो सेम ग्रुप में नहीं जा सकते, अलग अलग ग्रुपों में जाएंगे, इंडिपेंडेंट हैं। तो जो हाई अचीवर है उसमें हाई एस वाले और हैं और लो एस वाले और हैं। तो ये ग्रुप जो चारों ग्रुप में बनकर आए थे वो इंडिपेंडेंट है। अभी जो हमने एग्जाम्पल करी उसमें जो लो एकेडमिक फ्रीडम वाले हैं, उसके अंदर हमने आइडेंटिफाई करे जिनका रोल एम्बिग्यूटी कम है और ज़्यादा है। तो जिनका उधर फ्रीडम भी लो है और एम्बिग्यूटी भी लो है, उसमें इंटरनल कौन से हैं एक्सटर्नल कौन से। ये जो क्लासिफिकेशन करके आते हैं तो हर ग्रुप अपने आप में यूनिक कहलाता है। हर ग्रुप के 3 करेक्टरिस्टिक्स आए जो अभी अपने एग्जाम्पल देख रहे थे। जेंडर आ गया तो चौथा उसका यूनिक करेक्टरिस्टिक था, तो 16 ग्रुप हो जाने थे। अगर एक्सपीरियंस आ जाए, एक्सपीरियंस को 2 ही ग्रुप करते, ज़्यादा एक्सपीरियंस हो कम, तो 32 ग्रुप्स हो जाते थे 5 यूनोवा में, अगर 2 बाई 2 का चलते। मान लो एक्सपीरियंस को हम 3 ग्रुपों में लेके जाते हैं कि उनका कम वाले एक्सपीरियंस वाले हैं, एवरेज जैसा है, और हाई एक्सपीरियंस वाले हैं। तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 ये तो हमारा हो गया, इंटू 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 24 ग्रुप्स। अगर जेंडर रख लेते हैं तो 48 ग्रुप्स बन जाते हैं। जो भी 12 थे ना, जेंडर आने से 24 हो जाते हैं। अगर हम तीसरा वेरिएबल लेके आएंगे तो उसके 16 हो जाएंगे। अगर टी जेंडर आता है तो 16 हो जाते हैं, 2 × 2 × 2। उसके बाद अगर एक्सपीरियंस वाला लेके आएंगे तो 3 लेवल आएंगे, तो हमारे पास वो 48 ग्रुप्स बन जाएंगे। तो ये इंडिपेंडेंट ग्रुप्स हैं। पर एक सिचुएशन हमारे पास आ जाती है कि अगर ग्रुप सेम हो और उसको हम 2 बार देख रहे हो, जैसे आपके लर्निंग के एक्सपेरिमेंट हैं,
आपने कुछ टास्क दिया, मेरी लर्निंग में टास्क दे दिया, उसने एक बार ट्रायल दिया, 2 बार किया, 3 बार किया, किसी ने 6 में ट्रायल में सारा करेक्ट कर लिया, किसी ने 7 में करा, तो 3 मिनट लिए, फिर 2 मिनट लिए, फिर उसने 1.5 मिनट में सॉल्व कर लिया। ये वो रिपीटेड मेजरमेंट है, वहाँ पे कौन सी मेजरमेंट है, रिपीटेड है, सेम सब्जेक्ट लेकिन वो मेजरमेंट दोबारा से आ रही है उसी की। तो जब ऐसी सिचुएशन है जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ख़ास तौर पे यूज होती है, तो जो प्रीवियस लर्निंग है तो उसका इम्पैक्ट रहता है जो पोस्ट टेस्ट एक्टिविटी है या पोस्ट परफॉर्मेंस है, जिसको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट कहा गया है। तो इस एग्जांपल में जो आपके पास है, जहाँ पर 3 ग्रुप दिखाए गए हैं, ग्रुप ए, बी और सी। ग्रुप ए ऐसा है जिसको प्रेज किया गया, जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था, एक्सपेरिमेंटल कंडीशन है। ग्रुप ए है जिसको प्रेज किया गया। ग्रुप पी क्या है जिसको स्कोल्ड किया गया। और ग्रुप सी कौन सा है जिसको कुछ नहीं कहा गया। तो उनकी परफॉर्मेंस आ गई है प्री टेस्ट में इन द फॉर्म ऑफ एक्स वैल्यूज़, x1, x2, x3। फिर उनका पोस्ट टेस्ट है y1, y2, y3। तो इसका मतलब जो तीनों ग्रुप लेकर आ रहा है ये एग्जांपल, तो इसमें एक ग्रुप ऐसा है एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में कि उसको प्रेज करेगी बच्चों की क्लास के अंदर, दूसरे को में स्कोल्डिंग करा गया, तीसरे में कुछ नहीं करा गया। तो इनका क्वेश्चन था क्या स्कोल्डिंग से या उनको प्रेज करने से उनकी परफॉर्मेंस पे कोई इफेक्ट आता है कि नहीं आता है। जिसको कुछ नहीं कहा गया वो हमारा बेसिकली कौन सा ग्रुप है, वो कंट्रोल ग्रुप है। तो जैसे 3 ग्रुप दिखाए गए हैं, यूजली हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में 2 ग्रुप्स में मूव करते हैं, और 3 ग्रुप पर सोलोमन के डिज़ाइन में चले जाते हैं। सोलोमन का डिज़ाइन 2 तरीके से आ रहा है, एक 3 ग्रुप सिचुएशन में है, एक 4 ग्रुप सिचुएशन में है, अभी बात करेंगे थोड़ी देर में। तो अगर इसमें आप वैल्यू देखेंगे, x1 का समेशन है, फिर y1 का समेशन है, एक x1 y1 प्रोडक्ट ऑफ x1 एंड y1, फिर x2 एंड y2, फिर x3 एंड y3। ये प्रोडक्ट है। नीचे अगर आपको देखेंगे उन्होंने कैलकुलेशन कर रखी है, समेशन एक्स है, समेशन वाई है, समेशन एक्स स्क्वायर जो जहाँ दिखते नहीं है, और समेशन वाई स्क्वायर भी है, एक उनके प्रोडक्ट का है। इफ़ यू रिमेंबर, हमने जो पिछले राउंड में लेक्चर करा था उसमें एक्स और वाई दिखाए गए थे। वो जो स्टेप हैं कोलेशन के, वो कोलेशन के स्टेप जहाँ सॉल्व होते हैं। जो स्टैटिस्टिक्स का जो सिंपलेस्ट एग्जांपल है कि आपका सम ऑफ द वैल्यू से मीन निकल के आता है, जब स्केयर कर लेंगे और वहाँ से उधर समेशन है तो वहाँ से स्टैंडर्ड डिवीजन निकल के आती है, प्रोडक्ट कर लेंगे तो कोलेशन बन के आ जाएगा। अब जहाँ कोलेशन, तीनों ग्रुप का अपना अपना कोलेशन भी है लेकिन कंबाइंड भी है। तो जहाँ से चलते हुए इसके स्टेप्स को नहीं करेंगे, नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। ये समरी ऑफ नोवा आ गई। स्टेप 5 के नीचे अगर देखेंगे आपको समरी ऑफ नोवा नज़र आ रहा है। अमंग मीन्स है और विद इन ग्रुप्स है। उसमें DF 2 है, 3 ग्रुप हैं तो 3 - 1 हो गया है। और एक ग्रुप में कितने केस हैं, 5 हैं। 3 ब्रैकेट में हो गया 4, 5 - 1, 4×3 = 12, 4×3 = 12, 14, 15 सब्जेक्ट का ये था, तो 14 DF बन के आई है। और फिर इसका वही F वैल्यू एक आ रहा है, किसके लिए, S के लिए आ रहा है, एक इसके लिए आ रहा है, Y से आ रहा है। MS/YX है और MS X है और MS/YX है। तो जहाँ से 2 F वैल्यू बन के आ रही हैं, तो इसको हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। ये आप स्टेप्स आराम से बुक में देख सकते हैं। जस्ट आपको ग्लिम्स दिया है कि दिस कैन बी डन मैनुअली, एंड टू अंडरस्टैंड एनी स्टैटिस्टिकल टेक्निक every scholar must make use of hands-on exercise for some data, so that he or she may understand how the values get accounted for in the analysis. तो जब हम इसमें कोवेरियंस में चले गए हैं, नेक्स्ट पेज पे आ जाइए प्लीज़। हाँ, तो इसके अंदर आप जो देखेंगे, अब समरी ऑफ टॉप पे नेल्सो कोवेरियंस आ गया है। और अगर लास्ट कॉलम देखेंगे, लास्ट टू 1 कॉलम, MS/Y.X आ गया है। जब Y.X कर रहा है तो इसका मतलब है कंट्रोल आ गया है, कोलेशन का जहाँ इम्पैक्ट आ गया है। और ST कौन सी है, वो Y नहीं है, ST Y.X है।
कि एक्स के इफेक्ट को कंट्रोल कर लिया गया है। वो कंट्रोल क्या है, मैं अभी बुनियाद है एक्सपेरिमेंट रिसर्च की, इसको भी हम बात करेंगे। स्टेप 7 में देखिए आपको कोलिशन रिग्रेशन कहा गया है। तो पहले एनोवा हो गया और फिर वहीं से कोलिशन आता है, और कोलिशन और एनोवा का कम्बिनेशन से नर्सो कोविनेंस आ रहा है। और टेबल नीचे आ जाइए स्टेप 8 में। अब जहाँ पे लिखा गया है कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड वाई मीन्स, हर एक में तीनों ग्रुप हैं, एन 5 5 है, मीन एक्स दिया गया है तीनों ग्रुपों का, मीन वाई दिया गया है, और लास्ट कॉलम में है मीन वाई डॉट एक्स, एडजस्टेड मीन है कि एक्स का मतलब है जो प्रीवियस लर्निंग थी उनकी प्री टेस्ट में परफॉर्मेंस थी, उसके इफेक्ट को स्टैटिस्टिकली कंट्रोल कर लिया गया है। आई रिपीट दिस थिंग, एम वाई क्या है, पोस्ट टेस्ट परफॉर्मेंस है, एम वाई डॉट एक्स क्या है, पोस्ट टेस्ट परफॉर्मेंस वाइल कंट्रोलिंग द इफेक्ट ऑफ प्रीवियस लर्निंग दैट इज एक्स। जो उनको स्कोर करने से पहले या उनको प्रेज करने से पहले जो उनकी परफॉर्मेंस थी उसके इफेक्ट को कंट्रोल करके वो मीन जा गए हैं। 22 जो 22 मीन था वो 22.3 हो गया, और जो 16 था मीन वो 13.7 रह गया, और जो 13 था वो कितना हो गया, 15 हो गया। लेकिन जो सबसे जो ब्यूटी है, जो तीनों मीन का टोटल 17 रहेगा, और एम वाई एक्स का मीन का तीनों का मीन भी 17 रहेगा। ओवरऑल मीन वही रहेगा, लेकिन उनके अंदर जो वेरिएबिलिटी आ गई है, 22 वाला मीन की वैल्यू में इंक्रीमेंट है, 16 वाले में डेक्रीमेंट है, 13 वाले में इंक्रीमेंट है। जिस स्टेप से पता लगता है क्या होता है। नाउ नेक्स्ट पेज पे आ जाइए प्लीज़। हाँ, अब जहाँ पे स्टेप 9 में लिखा गया सिग्निफिकेंट ऑफ डिफरेंस अमंग वाई मीन्स, अब जहाँ पे हम लोग को वाई क्या है, आपका पोस्ट टेस्ट है, तो इसलिए फिर स्टेप देखें एस टी वाई एक्स, हम एस टी से फिर एस सी डी, वही जो स्टेप है जो हमने अभी एनालिसिस वेरिएंस में कर रहे थे, वही स्टेप यहाँ पे फिर बन के आ रहा है। फिर एस सी डी बन के आ रहा है, वैसे ही बन के आया है जैसे हमने अभी एम एस विदन से सॉल्व किया था। एस टी वाई एक्स अंडर रूट क्या है, 1/n1 प्लस 1/n2, वैसा ही फिर यहाँ पे डी एफ 11 हो गया है। अब एक वैल्यू और कम हो गई है, कैसे होगी ये बाद में कभी बात करेंगे, अभी नहीं कर पाएंगे। तो वो टी वैल्यू उन्होंने 11 डी एफ की देख ली है, 2.20 है और 3.11 टेबल से, वहाँ से फिर मीन डिफरेंस हम देख लिया कि कितना बड़ा होना चाहिए। अगर दोनों ग्रुपों में मीन डिफरेंस 4.8 या इससे बड़ा होएगा तो उसको हम 0.5 पे सिग्निफिकेंट कहेंगे, और जो 6.78 से बड़ा होगा तो वो 0.1 पे सिग्निफिकेंट कहलाएगा। फिर इसने इंटरप्रिटेशन करा गया है कि ए का मीन, ए कौन सा ग्रुप था जिसको प्रेज किया गया था, वो बी और सी दोनों से ही सिग्निफिकेंटली बेटर है, क्योंकि उसका मीन 22.3 है, वो स्कोल्डिंग वाले से भी बेटर है, और जो कंट्रोल ग्रुप है उससे भी बेटर है। और जो बी और सी है उनमें डिफरेंस नहीं है, कि बी का मतलब जिसको स्कोर्ड किया गया और जिनको कुछ नहीं कहा गया उनमें डिफरेंस सिग्निफिकेंटली, मीन डिफरेंस तो दिख रहा है लेकिन सिग्निफिकेंट नहीं है। तो ये नल्स ऑफ कोवेरियंस के स्टेप्स हैं जो नल्स ऑफ वेरियंस से जुड़े हुए हैं, उससे एक पॉइंट आगे को बढ़ते हैं। और टी टेस्ट में हम टी टेस्ट कौन सा लगाते हैं, डिपेंडेंट ग्रुप्स का, जो गैरेट की बुक ने अगर इसमें देखोगे आप सिग्निफिकेंस ऑफ मीन में, तो ट्रायल 1 और ट्रायल 5 में जो डिफरेंस है उसको देख के कहा गया है, तो सॉल्व कर रखा है उसने, वहाँ पे 3 एग्जाम्पल हैं। तो एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस इज द ओनली टेक्निक इन एनालिसिस ऑफ डेटा फॉर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जो उसकी बेसिक करेक्टरिस्टिक्स को या बेसिक जो इसेंस है उसको मेंटेन करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो इससे मैं ये कैलकुलेशन वाला पार्ट को भी स्टॉप कर रहा हूँ, विराम कर रहा हूँ। अब हमारे पास 1 घंटा है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के ऊपर बात करने का, और अभी 2 मिनट किसी का कोई सवाल जवाब है कंपटीशन प्रोसेस पे या कोई, तो मैडम सत्या वो क्वेश्चन ले सकती हैं, देन वी स्विच Okay, ओवर sir. टू द अदर पार्ट। Okay, sir. Uh, if anyone has any question, please unmute yourself and ask to sir, or you can type it in the chat box as well.
Does anyone has any question? कोई है? No, sir. I don't think so. अच्छा, कोई बात नहीं। हाँ, एक बात मैं अब ये इसको कंक्लूड कर रहा हूँ, इस पार्ट को, जो पार्ट 2 है। जैसे कल हम नल्स ऑफ वेरियस में एजम्पशन की बात कर रहे थे, पैरामीट्रिक टेस्टिंग की, तो इसी तरीके से नल्स ऑफ कोवेरियंस की भी एजम्पशन हैं जिनकी टेस्टिंग करनी होती है। अच्छी बात है अगर उनकी एजम्पशन को हम टेस्ट कर लें और बता पाएँ कि हमारे डाटा में जो प्रिंसिपल्स हैं जो उस तकनीक को यूज़ करने के लिए, उसमें से कितनी की पूर्ति हो रही है। तो आई विल बी रेफरिंग टू वंस अगेन द बुक विच आई एम यूजिंग एट द मोमेंट। कल ही वही था, प्रोफेसर पेज कॉल का बुक है, वो एग्जाम्पल सारी जगह मिलेंगी आपको, स्टैटिस्टिक्स की किसी किताब में भी। और आप लोगों के जो साइकोलॉजी के हमारे सब स्कॉलर्स हैं, उन्होंने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में केडी ब्रूता का नाम सुना होगा। केडी ब्रूता के एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का बुक है, इंडियन बुक जो सबसे अच्छी बुक है मानी गई है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के डिज़ाइन के ऊपर, वो केडी ब्रूता का है। और उधर हमारे पास एडवर्ड का बुक है जो आपसे शेयर भी करी गई है। वो सबसे ओरिजिनल बुक जो है वो लिंडक्विस्ट की बुक है एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की, जो हमारी सोशल साइंस में वन ऑफ द बेसिक बुक्स। तो सभी में एजम्पशन की बात आती है, तो इसमें सारी एजम्पशन वंस अगेन वो नॉर्मलिटी की बात को, पॉपुलेशन के सिलेक्शन को, होमोजेनिटी को, और एक जो रिग्रेशन का, कोरिलेशन और रिग्रेशन का है, उसको करा है। क्योंकि प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन आ रहा है, तो वही पैरामीट्रिक टेस्टिंग की एजम्पशन यहाँ पे भी लागू होती हैं। तो कौल सर की बुक में वो एजम्पशन को कैसे टेस्ट करना है वो स्टेप सॉल्व कर रखे हैं। जो मेरे पास उनका बुक है वो 5th एडिशन है उनका, 2019 का है। तो उसके केसेस हैं, जो इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स है उसका पार्ट है, उसके अंदर उन्होंने उसको दे रखा है। मैं पेज नंबर बता पाऊँगा। उन्होंने एक्सपेरिमेंटल मेथड और कंट्रोल ग्रुप का करा हुआ है, तो उसमें N70 के ऊपर उन्होंने जो एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रखी है। तो उन्होंने जो दो किताबों जिनका मैं नाम ले रहा था, लिंडक्विस्ट का और एडवर्ड का जिक्र किया गया है, और साथ में एक बुक और है, रे का बुक है, उसका जिक्र करा है। तो ये पेज नंबर है 442, पेज 443। तो उसमें उन्होंने सभी जंक्शन की टेस्टिंग की स्टेप्स को उससे सॉल्व कर रखा है। उसके बाद उन्होंने फिर उसको नल्स ऑफ कोवेरियंस को सॉल्व किया है। पहले जंक्शन को सॉल्व किया, फिर उसके बाद नल्स ऑफ कोवेरियंस को सॉल्व किया है। तो कल भी बात हो रही थी, जंक्शन की टेस्टिंग कर ली जाए तो अच्छी बात है। और जितनी भी जब आप SPSS या किसी और सॉफ्टवेयर से इनर से करवाएंगे, तो आपको जो आपका एनालिस्ट है वो पूछेगा कि जंक्शन की टेस्टिंग करनी है कि नहीं करनी है, करवा लीजिए, उनका इंटरप्रिटेशन कर दीजिए। कई जगह कंडीशन वायलेट होती है, होने दो, कोई बात नहीं, लेकिन आपको अपने डाटा की समझ होनी चाहिए। सर्चर ने स्टैटिस्टिक्स को डाटा के मीनिंग को स्पष्ट करने के लिए लगाना है, इसलिए स्टैटिस्टिक्स की अपनी लिमिटेशन है। तो हमारे को अपने जो उसकी जंक्शन को अगर हम पूरा टेस्ट नहीं कर पाते, तो हमारे को ज्ञात होना चाहिए कि हमारे इस टेक्निक के प्रयोग से इस तरीके की लिमिटेशन इस रिजल्ट्स में पड़ी हुई है। कोई भी टेक्निक परफेक्ट नहीं है, हर टेक्निक का अपनी यूटिलिटी है और उसकी एक लिमिटेशन भी है, इसको मान के चलना चाहिए हमारे को। तो ये नल्स ऑफ कोवेरियंस का बात जो कंप्यूटेशनल पार्ट हो गया है। हमने अपने इस पूरे प्रोग्राम में जो टी टेस्ट का, नोवा का, एनकोवा का, कोलेशन का, अभी रिग्रेशन का पार्ट हमने डील नहीं किया है। वो मौका मिलेगा तो शायद किसी सेशन में कर पाएंगे। उसमें दोनों है, स्टेप बाई रिग्रेशन का भी है और सिंपल रिग्रेशन का भी प्रिंसिपल है, जो हमने पहले लेक्चर में बात करी थी कि
ये जो मीन डिफरेंसेस को देखने का तरीका है डिज़ाइन में, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में और एक्सपोज फैक्टर रिसर्च में मीन डिफरेंस से हम मूव करते हैं। एक क्वेश्चन मेरे को जो उम्मीद थी वो आना चाहिए था कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में या अनोवा में हर एक सेल में मिनिमम नंबर कितना होना चाहिए। तो जो हमारे पास दो टू वे नोवा है या थ्री वे नोवा है, हम कहते हैं उनमें कम से कम 10 12 या 15 स्टूडेंट तो आ जाने चाहिए। तो वहाँ से सैंपल साइज स्टडी का निश्चित होता है। अगर 1000 का सैंपल लेकर आएंगे तो 1000 में से जब हम लो और हाई करेंगे तो हमारे पास 250 आएंगे, या 500 जो एवरेज परफॉर्मर होंगे उनको हम फॉर द पर्पज ऑफ एनालिसिस एक्सक्लूड करते हैं। हम सेलेक्ट कर रहे हैं लो और हाई को टू मेक इट 2x2 डिज़ाइन। फिर उनमें आगे जब आगे फिर हम 25% में आएंगे तो 250 में से 60 62 या 60 65 रह जाएंगे, 60 65 रह जाएंगे, इसका मतलब 120 बचेंगे हमारे पास। थर्ड वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे तो फिर हम अगर उसका 25% करेंगे तो 30 से बचेंगे 60। तो लेकिन 1000 के सैंपल, ये नहीं कि 1000 का सैंपल बाकी यूजलेस हो गया। दिस इज द ओनली वे टू अराइव एट दैट पार्टिकुलर नंबर। तो अगर हमारा चौथा वेरिएबल होगा, पांचवा होगा, तो हमारे को सैंपल साइज बढ़ाना पड़ेगा। तो आप जब वो रिव्यू ऑफ लिटरेचर करेंगे तो यू विल फाइंड कि बहुत स्टडी में सैंपल 2000 भी है, 3000 भी है, 5000 भी है, 10,000 भी है। तो अभी हमारे जो मिनिस्ट्री के ऑफ एजुकेशन के 2 3 प्रोजेक्ट होते हैं जो नेशनल असेसमेंट सर्वे करते हैं थ्रू एनसीईआरटी, उनके रिजल्ट हम नशर करते हैं। या उधर हमारे पास एक रिपोर्ट है एजुकेशन पे, एनुअल स्टेटस ऑन एजुकेशन रिपोर्ट, असर का रिपोर्ट है, उसमें लाखों का सैंपल होता है क्योंकि हर स्टेट को कवर करना है। स्टेट में कितने स्कूल हैं, कितनी पॉपुलेशन है, वो लाखों में सैंपल हैं। तो मेरा इंटरेस्ट अपनी स्टेट में हो सकता है, आपका अपनी स्टेट में हो सकता है, हर का, लेकिन मेरे को नेशनल फिगर का पता होना चाहिए। आई कैन टॉक अबाउट माई स्टेट, माई डिस्ट्रिक्ट ओनली व्हेन आई विल नो द एवरेजेस। ये बड़ा इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है। एक बात मेरे स्किप कर रही है, वो कल से मैं कल भी कहना चाहता था। परसों आज है सैटरडे है, परसों थर्सडे था। थर्सडे को ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो लेटेस्ट है 22-23 की वो रिलीज हुई है। हमारे सभी स्कॉलर को निवेदन है कि उसको जरूर देख लीजिए कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है वो 3 इंडिकेटर पे बन के आती है। वन इज़ एजुकेशन, सेकंड इज़ हेल्थ, थर्ड वन इज़ द लॉन्गिविटी ऑफ लाइफ। हमारे कंट्री की लॉन्गिविटी ऑफ लाइफ में इंक्रीमेंटल वैल्यू हुई है। नो डाउट हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बहुत पीछे बैठे हुए हैं, मीडियम ग्रुप में बैठे हुए हैं। 180-90 देशों के बीच में हम 134 में, जब 135 नंबर, शायद इस बार 134 में पे हैं हम। कभी हम 130 में पे होते हैं, कभी 134 है, अभी 131 है, ऐसे 135 है पिछली बार। मतलब हमारी परफॉर्मेंस ग्लोबल परफॉर्मेंस के मुकाबले में काफ़ी चिंताजनक है। लेकिन इस बार की फिगर में जो इंक्रीमेंट दिख रही है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में एज अ होल, देयर इज इंक्रीमेंट, और उसका एक इम्पैक्ट जो है कहाँ से आ रहा है। जो मैंने पहले दिन लेक्चर दिया था, जब मैंने कहा था हमारी रिसर्च का कॉन्टेक्स्ट होता है, कॉन्टेक्चुअलिटी है, तो उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जिक्र आया था कि पिछले 20 सालों से जो हम डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर जो यूएनडीपी दे रहा है, उसकी जो इंटरवेंशन है उनका इम्पैक्ट हमारे सिस्टम के ऊपर आ रहा है। तो उसी में लॉन्गिविटी ऑफ लाइफ, हेल्थ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, मोर्टेलिटी रेट के ऊपर है, और फिर हमारा एजुकेशन के ऊपर है, हम कितना पढ़े लिखे हैं, ईयर ऑफ स्कूलिंग निकालता है, और थर्ड पॉइंट उसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ का है। तो हम सभी को जो हम हायर एजुकेशन में हैं, वो ख़ास तौर पे मनोविज्ञान के जो स्कॉलर्स हैं और हमारे शिक्षा के हैं या सोशियोलॉजी के हैं, इकोनॉमिक्स वाले तो होंगे ही, उनको तो ज़रूर ही, बाकी साइंस वालों को भी ऐसी जरूर पढ़नी चाहिए हायर एजुकेशन की।
हमारे समाज का जो नॉन इकोनॉमिक स्टेटस विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन हेल्थ कितना अच्छा है एज कम्पेयर टू अदर नेशंस। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का मैं उसके ऊपर कोई 1-2 बातें और करनी चाहता था, लेकिन अभी समय नहीं है। जब नेक्स्ट सेशन में आएंगे तो मैं वो बात करूँगा। सर्वे स्टडी में जो ट्रेंड एनालिसिस है वो ट्रेंड एनालिसिस के ऊपर चल रहे होते हैं। ट्रेंड एनालिसिस वन ऑफ द रिसर्च डिज़ाइन में सर्वे में यूज होता है, एक्सटेंसिव यूज है उसका। इवन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में भी मुझे टाइम सीरीज एनालिसिस की बात करते हैं, अगर आप अपनी बुक्स देखोगे तो। नाउ आई कम टू द मेन टॉपिक, दैट इज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक अभी वो डिज़ाइन हम दिखाएंगे आपको, 2-3 डिज़ाइन की बात करेंगे। वो डिज़ाइन दिखाने से पहले 3-4 बातें सत्य अभी इसको होल्ड पे लगा दीजिए, ठीक है ना। फिर मैं इसकी बात अभी 5 मिनट में इस पे आएंगे। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का मैं अभी अपने सभी स्कॉलर को और अपने स्टूडेंट्स को कर चाहता हूँ। हमने अपने आपने अपनी स्टडी में पढ़ा होगा, जब पेवलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी बन के आती है तो वो एक्सपेरिमेंट ही तो कर रहा था ना डॉग्स के ऊपर। पर वो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी तो उसका बाई प्रोडक्ट में है बेसिकली। वो तो फिजियोलॉजिस्ट था और वो सेलिब्रेशन वाला जो प्रोसेस था वो डॉग्स के ऊपर कोई ऐसा काम चल रहा था, जहाँ से उसने क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी को लेकर आता है। वो एक्सपेरिमेंटेशन कैसे कर रहा था लैब के अंदर। फिर स्किनर का आता है, कोल्डर का आता है। जितने भी फिर हमारे एक्सपेरिमेंटल स्टडी हैं वो ज़्यादातर एनिमल्स के ऊपर हुई थी कि कंट्रोल्ड कंडीशन में वो कैसे परफॉर्म करता है। हम कोई कंडीशन को मैनिपुलेट करते थे और किस तरीके से उसको उसके अंदर कोई बिहेवियरल चेंज आती है। एक बिहेवियरल चेंज मैचुरेशन से है, एक बिहेवियरल चेंज बिकॉज ऑफ सर्टन अदर चेंज विच वी इंटेंशनली डू फॉर इम्प्रूवमेंट। जो हम काउंसलिंग सेशन में हम जो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी थे CBT, वो बेसिकली इसी के लिए है कि टू इम्प्रूव द फंक्शनैलिटी ऑफ द psychosocial functioning of the individual who is having some emotional problems, some kind of disturbances in his emotional reaction to different situations. डिप्रेशन है तब भी प्रॉब्लम है, एग्रेशन है तब भी प्रॉब्लम है, गुस्सा आता है तब भी प्रॉब्लम है, गुस्सा किसी को आता ही नहीं वो भी प्रॉब्लम है। इतना कुछ होने के बाद भी आदमी की बर्दाश्त शक्ति इतनी बढ़ा लीजिएगा, वो कुछ भी नहीं कर लो तो वो तो फिर पत्थर हो गया ना, अगर उसको रिएक्शन नहीं है। और रिएक्शन कितना होना चाहिए ये भी एक समस्या है। ज़्यादा होएगा तो प्रॉब्लम है, कम है तो और है। तो ये जो एक्सपेरिमेंटेशन का प्रिंसिपल साइंस की लैब में होता है, जहाँ पे हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं, उसको हम ह्यूमन बिहेवियर में लेके आए और ख़ास तौर पे ह्यूमन बीइंग पे लेकर आए। क्वेश्चन ऑफ एथिक्स भी उसके अंदर आ रहा है, एथिक्स का क्वेश्चन भी रहता है। देखिए कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की एसेंशियलिटी क्या है। वो एसेंशियलिटी क्या है कि इसके 4 फीचर हैं। 4 फीचर कौन से हैं? सबसे पहला फीचर है वो है कंट्रोल। अंडर द गिवन कंट्रोल्ड सिचुएशंस, कंट्रोल कौन से हैं? साइंटिस्टों के पास कंट्रोल हैं, लैब के अंदर फिजिकल कंट्रोल्स हैं, बट इन केस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर जो हमारे समाज के अंदर वो कंट्रोल पॉसिबल नहीं है। तो लेकिन हम वो कंट्रोल को लेके आते हैं, उसके कुछ मैकेनिज्म है जिसकी वजह से हम कहते हैं हमने कंट्रोल कर लिया है। ताकि दो हमारे को 2 ग्रुप चाहिए, एक एक्सपेरिमेंटल, एक कंट्रोल ग्रुप, जिस पे हमने एक को हमें कुछ चेंज देनी है, एक ने को कुछ नहीं देना है। तो एक कंडीशन कंट्रोल का है, नंबर 1। नंबर 2 मैनिपुलेशन, जो हम कोई थेरापी देना चाहते हैं या किसी प्रकार का कोई इंटरवेंशन देना चाहते हैं,
कल जो एक स्कॉलर क्वेश्चन कर रहे थे इंटरवेंशन के ऊपर, तो वहाँ पे वो टी टेस्ट और नोवा की जब बात कर रहे थे, अगर आप बैठे हुए हैं तो आज उनके सवाल वो मेरे को सवाल कर लें अपना, तो आज उसका आंसर मैं अभी भी दे दूंगा। अभी क्वेश्चन आ जाता है तो बीच में कुछ सैम्पल साइज के ऊपर अभी बात आ जाएगी। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में कि दो कंडीशन जो हो गई हैं, कंट्रोल है, मैनिपुलेशन है। हम एजुकेशन में जो एक्सपेरिमेंट करते हैं वो कौन से एक्सपेरिमेंट हैं? यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। अब जैसे स्मार्ट क्लासरूम आ गया है, अभी हम जिस मोड में बैठे हुए हैं ऑनलाइन लर्निंग के मोड में आ गए, ये भी एक इंटरवेंशन है, ये भी एक मैनिपुलेशन है। कि टीचिंग को कभी हमने सोचा नहीं था कि टीचिंग फेस टू फेस सिचुएशन के बिना भी हो सकती है। तो रेगुलर मोड बोलते थे, क्रॉसपोनेंस का मोड था, तीसरा मोड कोई नहीं था आज से 40 साल पहले हमारी कंट्री में खास तौर पे। नो डाउट कुछ एक एक्सपेरिमेंट्स आ गए थे, एडुसेट के कुछ प्रोग्राम आ गए थे। जब दूरदर्शन शुरू हुआ था तो दूरदर्शन पे एनसीईआरटी के कुछ प्रोग्राम, यूजीसी के कुछ प्रोग्राम आते थे। इग्नू का तो पूरा चैनल है जो एजुकेशनल प्रोग्राम को नशर कर रहा है। खेडा प्रोजेक्ट सबसे इम्पोर्टेंट था हमारा, वे बैक इन 50s, जब हमारा इसरो इस्टेब्लिश होती है। आज़ादी के एकदम बाद एक्सपेरिमेंटेशन का बहुत काम हमारे कंट्री में शुरू हो गया था, जिससे आज हम जहाँ जिस मुकाम पे पहुँचे हुए हैं वो उस समय की करी गई रिसर्च है जो उसने फाउंडेशन दिया है। और आपको याद होगा जब इसरो की स्थापना करी गई थी तो जो हमारे डॉक्टर साराभाई थे, विक्रम साराभाई, तो उन्होंने कैसे अपना इस्टेब्लिश किया था एक छोटी सी लैब से कितना बड़ा जो हमारा अब इसरो का है, चंद्रयान पहुंच गया, मंगल का अपने उसकी ओर मूव करा हुआ है, और हम स्पेस रिसर्च में हमारे पास रोज़ कोई ना कोई नई उपलब्धि आ रही है, बेस्ड अपॉन द एक्सपेरिमेंटल डिजाइंड फॉलोड इन साइंस साइंटिफिक फील्ड। मेडिकल साइंस में भी ऐसा है। जब कोरोना आया था तो हमारे पास कोई मेडिसिन ही नहीं थी, पहले तो कोरोना ही क्या है यही नहीं पता लग रहा था। इतनी इमीडिएटली एक्सपेरिमेंटेशन जो हुए, मेडिसिन बन के आए, एंड वी ऑलमोस्ट ऑल पीपल थ्रू द वर्ल्ड हैव गॉट वैक्सीनेशन। अभी ऑल तो नहीं कहेंगे, लेकिन काफ़ी लोग हैं जो इसमें कवर अप नहीं हुए हैं, उनको हमने छोड़ दिया है उनकी किस्मत के ऊपर। कितने हैं हमारे को खुद नहीं पता है, लेकिन जो आंकड़े हैं, आंकड़ों के हिसाब से हमारे को ये लग रहा है कि हमने ऑलमोस्ट सभी लोगों को वैक्सीनेट कर दिया था, ताकि उनको ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए। जैसे पल्स पोलियो मुक्ति से मुक्ति अभियान में हम चले थे, लेकिन पोलियो ड्रॉप्स अभी भी दिए जा रहे हैं। लेकिन अब पोलियो ग्रस्त होने के जो प्रोबेबिलिटी है किसी भी बच्चे की, वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो गई है, ख़त्म तो नहीं हुई है, नेग्लिजिबल हो गई है। तो जो हमारा जितना इम्यूनाइजेशन के प्रोग्राम है उसमें एक वैक्सीनेशन ये जुड़ गई है, कोरोना वाली मेडिसिन भी जुड़ गई है। तो ये सारा ही एक्सपेरिमेंटेशन से हमारे पास आया है। और उन दोनों, अगर आपको थोड़ा याद हो, कोरोना पीरियड में WHO के डेली कोई ना कोई काम आ रहे होते थे कि वहाँ पे ये मेडिसिन का याद हुआ, वो ज़्यादा इफेक्ट है, ये कम इफेक्ट हुआ है। तो हमने भी जब मेडिसिन जो अडॉप्ट करी, तो आफ्टर लुकिंग इनटू द बेनिफिट्स ऑफ डिफरेंट मेडिसिन जो उपलब्ध हो गई थी, तो ये मैनिपुलेशन है। तो वो कैसे करा, कौन सी मेडिसिन अवेलेबल किया कि एक मेडिसिन एक ग्रुप को दिया गया, दूसरे ग्रुप को दूसरी मेडिसिन दी गई, लेकिन दूसरे ग्रुप में और पहले ग्रुप में जो सब्जेक्ट थे वो, क्योंकि वो तो एक तो नहीं थे, तो उनको एक जैसे किया जाता है। एक जैसे करने का मतलब है उनको इक्विवेलेंस में लाया जाता है। तो वो एक बड़ा टीडियस टास्क है, वो कंट्रोल के अंदर आता है, उसकी अभी बात करेंगे, देन वी विल स्विच टू द अदर कंडीशन। तो दो क्राइटेरिया कौन से हो गए हैं? नंबर वन, इट इज़ कंट्रोल, टू मैनिपुलेशन, थ्री इज ऑब्जर्वेशन, पहले की भी बाद की भी, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट। तो एक्सपेरिमेंट रिसर्च प्योरली एंड प्योरली प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट के ऊपर चलता है। कि लोग कहेंगे अकेला पोस्ट टेस्ट से क्यों नहीं चलता, वो भी चलता है, वो प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन कहलाता है, प्री एक्सपेरिमेंटल। So we have three kinds of design: pre-experimental, true experimental, and quasi-experimental.
तीन प्रकार के डिज़ाइन है, वो भी लोग करते हैं, अभी भी लोग कर, बट वी मस्ट ट्रुथफुली रिपोर्ट दैट व्हाट काइंड ऑफ डिज़ाइन आई एम यूजिंग। क्योंकि हर डिज़ाइन की अपनी एक विशेषता है और उसकी एक लिमिटेशन भी है। तो प्री टेस्ट पोस्ट ऑब्जर्वेशन, तीन कंडीशन होगी, कंट्रोल है, मैनिपुलेशन है, ऑब्जर्वेशन है, एंड फोर्थ कंडीशन है इधर एप्लीकेशन। ये साइंस के अंदर एक्सपेरिमेंट करेंगे तो एक सिचुएशन और से दूसरी सिचुएशन में जाएंगे तो वो वैसा ही रिजल्ट बन के आना चाहिए। तो वही हम यहाँ पे भी जूम करते हैं कि जो रिजल्ट हमारी एक स्टडी से मिल के आया वो बाकी जगह भी जाएंगे तो उसमें वही रिजल्ट बन के आएंगे। वो वैलिडिटी ऑफ डिज़ाइन, वैलिडिटी, एक्सटर्नल वैलिडिटी में चला जाता है। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की वैलिडिटी और ये टूल की वैलिडिटी दोनों ही इंटायरली डिफरेंट बातें हैं। तो चार कंडीशन, वंस अगेन कंट्रोल, मैनिपुलेशन, ऑब्जर्वेशन एंड रेप्लिकेशन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की एसेंशियलिटीज हैं। अब हम आ जाते हैं सीधा स्किप करते हैं बाकी बातों को कि कंट्रोल को कैसे करना है। तो उसको करने के लिए हम पहला डिज़ाइन दिखा रहे हैं, आपको शेयर कर रहे हैं। सत्य वो लाइए डिस्प्ले पे। हेलो, यस सर, हाँ आ गया डिस्प्ले पे। हाँ, इज मेरे इट को तो विजिबल? विजिबल है, आप लोगों को यस, विजिबल है? हाँ हाँ, इफ पढ़ यू दोगे ऑल आप कैन सी ऊपर क्या प्लीज गिव लिखा मी है? थम्स अप। सत्या पढ़ दोगी यस टाइटल सर, में क्या लिखा? हाँ यस सर, जस्ट अ सेकेंड। हाँ हाँ, पैराडाइम फॉर द डिजाइन रैंडमाइज ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन। हाँ, मैंने पहले वही सीधा डिज़ाइन में आ गया हूँ। जो मोस्ट पॉपुलरली यूज डिज़ाइन है वो कौन सा है? ये डिज़ाइन है जहाँ दो ग्रुप सिचुएशन है, टू ग्रुप सिचुएशन। एक ग्रुप कौन सा एक्सपेरिमेंटल है, एक कौन सा है कंट्रोल ग्रुप है। और उसके नीचे पढ़ दीजिए, डी डी के लिए क्या लिखा गया है DE डिज़ाइन के mean नीचे? of the difference DE mean of the difference between experimental subjects pre-test and post-test scores. DC mean of the difference between the control subjects pre-test and post-test scores. Comparing DE and DC to assertion effect of teaching through structural method. तो ये जो डिज़ाइन है ये हमारा एजुकेशनल रिसर्च में यूज किया गया है, तभी उन्होंने टीचिंग मेथड का एग्जाम्पल रखा है। स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडल, नॉट स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडल, सॉरी वो शब्द चल पड़ता है। स्ट्रक्चरल मेथड वो टीचिंग ऑफ इंग्लिश में आता है, ये जो स्ट्रक्चरल मेथड है। तो टी मतलब जहाँ पे जो टीचिंग मेथड है वो जो एक कंट्रोल ग्रुप कौन सा हो गया, क्लासरूम में टीचिंग कर रहे हैं, एक उसमें क्लासरूम में नॉर्मल टीचिंग है, एक में है किससे स्ट्रक्चर मेथड। सो आज की डेट में जो ऑनलाइन लर्निंग क्लास में स्मार्ट क्लासरूम हो गया, एक ऑर्डिनरी क्लासरूम है। तो उसमें पढ़ाया जाना और दूसरे में पढ़ाया जाना के दोनों में जो विद्यार्थियों में परिवर्तन हो रहा है, क्या वो डेफिनेटली ज़्यादा है कि नहीं है? तो इसका मतलब वो वहाँ पे ये डिज़ाइन हमारा काम करेगा। कौन सा डिज़ाइन है? जो रेंडोमाइज्ड ग्रुप्स, ये ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में आ रहा है, रेंडोमाइज्ड प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट ग्रुप। इससे पहले का डिज़ाइन जो वीक डिज़ाइन है वो केवल मात्र पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन है कि हमने पढ़ाया और मेजरमेंट कर लिया, सिंगल मेजरमेंट है जो नोवा के लिए फिट इन होती थी। जब हमारे पास प्री टेस्ट भी है और फिर पोस्ट टेस्ट है, तो उसमें जो गेन है फ्रॉम प्री टू पोस्ट टेस्ट, गेन तो दोनों ग्रुप्स में होगा, गेन तो दोनों ग्रुप्स में होगा, लेकिन अगर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में गेन कंट्रोल ग्रुप से ज़्यादा हो रहा है तो हम कहेंगे, एट्रीब्यूट कर सकेंगे कि ये जो चेंज आई है गेन की वजह से, उस गेन को हम चेंज के रूप में देख रहे हैं, तो वो उस एक्सपेरिमेंटल कंडीशन की वजह से चेंज आई है, ना कि अदरवाइज आई है। अगर हम कंट्रोल ग्रुप नहीं रखते हैं तो वो चेंज हमने अगर प्री टू पोस्ट टेस्ट भी देख लिया है तब भी हो सकता है चेंज वैसे आ गया हो, लेकिन वो हाउ वी कैन एट्रीब्यूट इट टू द एक्सपेरिमेंटल कंडीशन जब तक कि हमारे पास कंट्रोल नहीं है।
अभी कल कोई स्कॉलर मेरे से बात कर रहे थे, मेडिटेशन का इफेक्ट देखा है ऑन कोपिंग। तो मेडिटेशन में उन्होंने क्या करा है, जी, क्योंकि वो कहते हैं मेडिटेशन में तो हम बोलते हैं कि आंखें बंद करके बैठो 5 मिनट के लिए। तो हाउ वी कैन सर्टेन के मेडिटेशन, सभी ने आंखें बंद करके अपने मन को वाकई एकाग्रता की ओर लेके गए हैं कि नहीं लेके गए हैं, कि आंख मूंद के बैठ गए हैं, चाहे दिल में कुछ और बातें कर रहे होंगे। तो उन्होंने क्या करा, ओम चैंटिंग कराया, 10 मिनट 12 मिनट ओम चैंटिंग ग्रुप में, ओम का नाम मालूम का उसका जाप करवाया। आपने देखा होगा जब हम मंदिर में या गुरुद्वारे में जाते हैं तो कई बार वहाँ पे रेसिटेशन करते हैं, आरती के समय भी रेसिटेशन होती है, सभी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। कोई मुंह में गुनगुनाता है, कोई ऊंची आवाज़ में बोलता है, कोई सुनता ही है, लेकिन वो वहाँ पे उन्होंने एश्योर करा कि ओम चैंटिंग का कोपिंग बिहेवियर पे क्या इफेक्ट आ रहा है। जो वर्ड में इफेक्ट दे रहा हूँ, इफेक्ट वर्ड इज द इसेंशियल इन केस ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के, इफेक्ट वर्ड वहाँ पे आएगा ही। इफेक्ट ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी ऑन, जो हम चेंज जिसमें दिखना चाहते हैं, ऑन एग्रेशन है, एंगर है या डिप्रेशन है, जो भी आगे फिर ऑफ जो हमारे पास सब्जेक्ट्स होंगे, अडल्ट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, या कोई मेंटली सिक पीपल हैं, या अनहेल्दी पीपल हैं किसी प्रकार के, कोई डिप्राइव्ड पीपल हैं उनका है, तो वो टाइटल साथ में बोलेगा। तो बहुत कम रिसर्च पेपर मिलेंगे एक्सपेरिमेंटल में जिसमें आपको सब्जेक्ट कौन से जिन पे किया गया है उनका अगर नाम ना आता हो। अभी हमारे यहाँ एक कम्युनिटी हेल्थ में कोई काम कर रही है टीचर, नर्सिंग कॉलेज में प्रिंसिपल है, तो उन्होंने कम्युनिटी में जाकर जो 40 इयर्स से ज़्यादा की फीमेल हैं और उनकी जो फिज़िकल हेल्थ है उसके कुछ बातें लेकर, और चाइल्ड केयर की कुछ बातें लेकर, और फैमिली हेल्थ की बातें लेकर कुछ उन्होंने लेक्चर कराए गांव में, और उन औरतों में, लेडीज में परिवर्तन देखा प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट में। तो वो एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ में शामिल है, वो आउटरीच एक्टिविटी हम कहते हैं हायर एजुकेशन में, जो नैक भी मेजर कराता है। तो उन्होंने वो एक्सपेरिमेंटेशन उसने उसी को अपने पीएचडी का उसके लिए यूज़ किया, कि जो वो अपने मॉड्यूल लेके गए हैं उनका वेमेन की हेल्थ स्टेटस पे, हेल्थ स्टेट फिजिकल हेल्थ स्टेटस एक एंगल है, साइकोलॉजिकल हेल्थ दूसरा एंगल है, उसकी मेजरमेंट्स करी हैं। पहले उनको सर्वे करा, फिर वो एक्सपेरिमेंट करते गए 20-25 दिन 30 दिन वहाँ पे, उसको फिर मेजर किया उन्हीं फीमेल को, तो उसमें जो चेंज इन बिहेवियर वो देख रहे हैं। तो अभी उसके वो रिजल्ट्स बना रहे हैं, वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हुआ है उनका मसला, क्योंकि जो वेरिएबल जब बीच में आ रहे हैं तो उनको अभी वो उसने कंट्रोल करना है। कुछ एक के ऊपर हम कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपैरिजन के लिए तकरीबन 13 डेमोग्राफिक वेरिएबल उसमें नज़र आ रहे हैं। 13 सैम्पल काफ़ी बड़ा है, लेकिन वो ट्रू एक्सपेरिमेंटल नहीं है, वो कॉजी है। ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन नहीं है, कॉजी है, क्योंकि उन्होंने किसी प्रकार का फीमेल को ना इंक्लूड करने का क्राइटेरिया बनाया, ना एक्सक्लूड करने का बनाया, एक्सेप्ट वन थिंग कि दोनों जगह आपको 40+ वाली उसमें फीमेल आ रही हैं। और दूसरी बात जरूरी है, वो जो ऑलमोस्ट इट इज़ सर्टन कि उन्हीं औरतों को शामिल किया गया है जो फैमिली लाइफ में है, जिनके आगे बच्चे हैं। They have given birth to 1 or 2 kids। तो किड छोटे हैं बड़े हैं वो बात की मसला है, वो भी एक इशू था बीच में, लेकिन वो दे हैव गिवन बर्थ टू अ चाइल्ड, और लालन पोषण भी करा है, और अब वो 40+ में जा रहे हैं, बच्चे उनके स्कूल में जा रहे हैं, किसी का कॉलेज भी पहुंच गया है। तो उन औरतों पे उनका काम है, तो सैंपल का उसमें जिक्र जरूर आएगा। तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, कंट्रोल ग्रुप है, जो इसको करने का साधन वही जो अभी हम एक्सपेरिमेंट एनकोवा करा था, प्री टेस्ट है, पोस्ट टेस्ट है,
x1 x2 x1 x2 किसके आगे, एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल के y1 और y2 आगे किसके, आपके पोस्ट टेस्ट के। उसके बाद वो जो चेंज है उसको हम किस तरीके से चेकआउट करा, विद द हेल्प ऑफ एनकोवा। अभी कंट्रोल की बात नहीं करेंगे, नेक्स्ट डिजाइन पे आ जाइए। ठीक है, नेक्स्ट डिजाइन प्लीज। ये है रेंडोमाइड सोलोमन 3 ग्रुप डिज़ाइन। रेंडोमाइड सोलोमन 3 ग्रुप डिज़ाइन। अब ये है कि जब हमने एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल ग्रुप 2 लिए तो उसमें हमारे को एक समस्या आई, वो उसकी लिमिटेशन थी, उसी पे रखिए सत्य, वो आ गया था फिर बदला। हाँ ये 3 ग्रुप पड़ा। हाँ हाँ, तो उसमें जो लिमिटेशन थी उसकी, वो लिमिटेशन उसकी इस बात पे थी कि आपने जब 2 ही ग्रुप रखे एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल, तो उनका उसमें इंटरेक्शन भी हो सकता है, थोड़ा बहुत होएगा ही, तो कंप्लीट आइसोलेशन तो पॉसिबल नहीं है। तो सोलोमन ने डिजाइन, एक 3 ग्रुप डिजाइन है। अभी एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है तो 2 कंट्रोल ग्रुप दे दिए, और जो दूसरा कंट्रोल है उसको उन्होंने प्री टेस्ट नहीं दिया, केवल पोस्ट टेस्ट दिया, क्योंकि एक्सपोजर टू द प्री टेस्ट में आल्सो लीड टू चेंज इन द स्कोर इन द पोस्ट टेस्ट, क्योंकि वो मेजरमेंट का सेम एंगल है ऑब्जर्वेशन का, कि ऑब्जर्वेशन तो आपने करनी जो प्री टेस्ट में टूल है वही आपका पोस्ट टेस्ट में जाएगा। तो वो एक्सपोजर को कैसे नलिफाई किया गया कि कंट्रोल ग्रुप पे कैसा लिया गया, जिसको प्री टेस्ट नहीं किया गया उनको पोस्ट टेस्ट में ही शामिल किया गया। तो जब इसमें कंपैरिजन अब हुए, अब 3 कंपैरिजन हो जाते हैं, एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल 1 का, फिर एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल 2 का, 3 का, और दोनों ही कंट्रोल ग्रुप्स का, लेकिन किसके ऊपर, पोस्ट टेस्ट के ऊपर। तो एडिशनलिटी में ये हमारे पास एक डाटा आ जाता है, टू गिव मोर वैलिडिटी टू द रिजल्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंटल स्टडी एज गिवन इन द रैंडमाइज्ड 2 ग्रुप डिजाइन। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाइए। अब जहाँ पे वो कहते हैं, वो उन्होंने एग्जांपल वही एक्सटेंड करी है जो स्ट्रक्चरल अप्रोच वाली है, कि एक ग्रुप को पहले 1 और 2 ग्रुप्स वही हैं जो पहले हमारे डिज़ाइन में थे, लेकिन जो 3rd ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया, परी टेस्ट दोनों को नहीं है, कंट्रोल ग्रुप अब 3 हो गए हैं जहाँ पर, लेकिन जो कंट्रोल 2 है वहाँ पे टीचिंग जो है, जो एक्सपेरिमेंट लोग कराई गई थी वो टीचिंग कराई गई है। इसका मतलब जो कंट्रोल ग्रुप अब एक तो है किसके साथ हो गया, विद प्री टेस्ट पोस्ट टेस्टिंग, जबकि एक किससे आ गया है, अकेला पोस्ट टेस्ट के साथ। एक कंट्रोल ऐसा आ गया है जिसको कुछ नहीं कहा गया, लेकिन उनकी पोस्ट टेस्ट मेजरमेंट करी गई है। तो जो पोस्ट टेस्ट में स्कोर जा रहे हैं वो MY हैं, तो MY को उन्होंने एनालिसिस में लेके गए हैं। जो पहले 2 ग्रुप से एनालिसिस है वो आपका एडजस्टेड मीन स्कोर देगा, जो अभी एनकोवा में हम सॉल्व कर रहे थे, लेकिन अब इसका एक रिजल्ट एडिशनल कौन सा हो जाएगा, पोस्ट टेस्ट में 4 ग्रुपों का कंपैरिजन हो जाएगा। जो 4 ग्रुप आप कौन से होंगे, जो इंडिपेंडेंट ग्रुप से 4 होंगे। पहले ग्रुप में जो स्टूडेंट शामिल हैं, दूसरे में शामिल है, तीसरे में, चौथे में, 4 ग्रुप इंडिपेंडेंट हैं। ये अब 1 वे नोवा है, जहाँ पे 1 वे नोवा का यूज होएगा, और एक एनकोवा का यूज होएगा। तो दिस मीन्स कि जब हमने 3 ग्रुप करे तो हम टी टेस्ट का रिजल्ट में स्टैंड कर रहे थे, अब हम किस में चले गए हैं, उसको एनकोवा में भी करेंगे, नोवा से भी करेंगे। तो ये इस डिज़ाइन की खासियत है कि जब हम नंबर ऑफ ग्रुप्स को बढ़ा देते हैं। सत्य जी, नेक्स्ट पे। सर सोलोमन 4 ग्रुप डिजाइन वाला, वो उससे भी आगे चल पड़ो, वो तो मैंने करा दिया शायद, हाँ हो गया, उसके अगले में आ जाइए। कासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। हाँ हाँ हाँ,
तो कॉजी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन और ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में एक ही अंतर है कि कॉजी में हम कोई भी कंट्रोल इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं। अभी कंट्रोल की बात मैं करूँगा 5 मिनट। तो कॉजी में कुछ नहीं कि दोनों ग्रुप ले लिए, जैसे हम स्कूल में हैं, एक स्कूल में 2 सेक्शन ले लिए हमने। किसी क्लास में 2 सेक्शन है तो दोनों सेक्शन ले लिए, एक में एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, एक में कंट्रोल ग्रुप है। लेकिन हमने ये यूँ करा कि जो स्कूल है उसके अंदर जो विद्यार्थी आ रहे हैं उनकी बैकग्राउंड एक जैसी होगी। हमारे पास एक टिपिकल एग्जांपल है पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के साथ ही एक छोटा सा ही टाउनशिप है, बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ से एक ये राजपुरा चंडीगढ़ को सड़क है, एक बहादुरगढ़ से बीच में सड़क मुड़ती है, वो अम्बाला सिटी को जाके लिंक करती है, या शंभू कुट्टी करती है, शंभू बॉर्डर जो खबरों में रहता है। तो बहादुरगढ़ में हमने वो स्कूल में 4 सेक्शन थे, सेकेंडरी स्कूल है, सरकारी स्कूल है, 4 सेक्शन थे 9th ग्रेड के। तो हमारे को समस्या होगी 2 सेक्शन कौन से लेने हैं, तो रैंडमली 2 सेक्शन लिए गए। हमने वहाँ पे हमारे स्कॉलर थे, हम एम्बिशियस होते हैं ना, हम अपना टूल ले गए रिसर्च वाला, कौन सा सोशो इकोनॉमिक स्टेटस का, कि उनका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस पे मैचिंग करेंगे। जब वो हमने सोशो इकोनॉमिक स्टेटस लगाया तो उनका स्कोर ही नहीं आया, स्कोर ही नहीं आया। मतलब समझ ना, वो ब्लैंक आ गए। तो हमने कहा ब्लैंक कैसे हो गई क्वेश्चन, तो कुछ तो होना चाहिए था। लेकिन जब हमने उनकी स्क्रूटनी करी तो उनके पेरेंट्स क्या करते हैं, मैं स्कूल में साथ गया उनके, तो जो प्रिंसिपल मैडम थी उनको, और हमने देखा कि उन विद्यार्थियों के माता पिता क्या करते हैं, उनका ऐसे क्या हो गया। वो कहते जी जितने भी विद्यार्थी जहाँ पे हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं, 9th में, 8th में, 7th 6th में, सभी वो हैं जो डेली बेस वाले वर्कर हैं। जो हम कहते हैं जो मंडी है, वहाँ पे अनाज मंडी है, अनाज मंडी में जो पल्लेदार होते हैं, जो वहाँ पे वेइंग का काम करते हैं, सफाई का काम करते हैं, उनके बच्चे थे। उनके ऊपर ऐसे ऐसे ना उनके घर है, ना उनके पास कहीं कोठड़ी में रह रहे हैं, रेंटेड हाउस है, लाइट है कि नहीं है, गैस नहीं है, तो वो उनका एस नहीं आएगा। तो हमने बड़ा, फिर हमने कहा कितने लड़के, उन्हें पढ़ाई का भी सवाल नहीं था। तो उस कोचिंग में लेके गए, फिर हमने उसको इंटेलिजेंस को मैच किया, ठीक था स्कोर उनके, परफॉर्मेंस भी बच्चों की अच्छी आई। वो थी से वो पड़ा हुआ है हमारी लाइब्रेरी में, शोध गंगा पे भी अवेलेबल है। वो लड़की अभी हमारे पंजाबी यूनिवर्सिटी में टीचर है, खुशगीत कौर, उसकी गाइड हेड मैडम है डॉक्टर जगप्रीत, उनके साथ करा गया है। और लर्निंग पैकेज का इफेक्ट है कि इसके ऊपर विद्यार्थियों का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसके प्रति दृष्टिकोण और ज्ञान के ऊपर क्या इम्पैक्ट आया है, इस तरीके का थीसिस है। तो तो एक सेक्शन में हमने वो लर्निंग पैकेज दिया, दूसरे सेक्शन में बच्चों को वैसे ही हमने क्या बोलते हैं, जो प्लेसिबो इफेक्ट होता है मेडिकल रिसर्च में, उनको गीत गाने सुनाए और कुछ जानकारियाँ दी। लेकिन उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट से जुड़े हुए शब्दों का कहीं प्रयोग नहीं था। तो वो काजी एक्सपेरिमेंटल की फिट एग्जाम्पल हमने वहाँ पे सॉल्व कर रखी है। तो ये कॉजी में हम कोई भी कंट्रोल इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं। हाँ, उसकी इसकी एक अपनी लिमिटेशन है, उनकी एक अपनी लिमिटेशन है डिज़ाइन की। तो ये डिज़ाइन की आपसे जो बात करनी थी, उसके बाद एक आ जाते हैं हमारे पास फैक्टोरियल डिज़ाइन। सत्या, फैक्टोरियल डिज़ाइन पे फोकस कर लीजिए ज़रा। हेलो, हेलो। Yes, sir, आगे slide. हाँ, फैक्टोरियल डिज़ाइन आ गया ना। हाँ, Yes, sir. जब हम कोई ट्रीटमेंट देना चाहते हैं, जो मैं अभी स्कूल का एग्जांपल ले रहा था, तो उसमें वो को एजुकेशन है। को एजुकेशन है तो लड़के लड़कियां हैं क्लास में। क्या हमारा ट्रीटमेंट लड़के लड़कियों के लिए एक जैसा ही है, या उसमें कोई फ़र्क है? अगर मैं उसमें 2 ग्रुप लेके चलता हूँ, एक एक्सपेरिमेंटल है, कंट्रोल है, फिर जेंडर के ऊपर है, तो ऑटोमेटिकली ये हमारे पास जेंडर तो ट्रीटमेंट में नहीं आएगा।
तो जेंडर जो को वेरिएबल को मैं शामिल कर रहा हूँ, जेंडर बिकम द इंटरवीनिंग वेरिएबल। उस इंटरवीनिंग वेरिएबल के इम्पैक्ट को भी मैं देखना चाहता हूँ कि ट्रीटमेंट का दोनों ग्रुप्स के लिए वैसा ही इफेक्टिव है या नहीं है। जैसे हम उधर एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में 2 वे में कर रहे थे, क्या क्रिएटिव एकेडमिक अचीवमेंट सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से मिलकर उसको प्रभावित करती है, या भी कर रहे थे फ्रीडम और एम्बिग्विटी और लोकस ऑफ कंट्रोल मिलके कमिटमेंट को डिटरमिन कर रहे हैं। तो वही चीज़ हम एक्सपेरिमेंट रिसर्च में जब देखते हैं तो उसको फैक्टोरियल डिज़ाइन की हेल्प से देख रहे होते हैं। तो एक तरफ हमारे पास एक्सपेरिमेंटल कंडीशन वही रहेगी, लेकिन किसी एक वेरिएबल के ऊपर हम उसको या 3 में डिवाइड कर देंगे। और जो एग्जाम्पल अभी आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ, इसके अंदर हमारे पास 2x2 का डिज़ाइन बन के आता है। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए प्लीज़, नेक्स्ट पेज पे। हाँ, देखिए अब जहाँ पे उन्होंने इसको जो करा है, इंटेलिजेंस टेस्ट दिया, इंटेलिजेंस टेस्ट लेकर उसी में क्लास में एक हाई इंटेलिजेंस ग्रुप देख लिया, एक लो इंटेलिजेंस पढ़ाया क्लास को एक साथ ही पढ़ाया है, लेकिन एक ग्रुप कौन सा है, हाई इंटेलिजेंट है, एक लो है। कंट्रोल ग्रुप में भी है, और वो जो लेक्चर मेथड जिसमें कराया गया उसमें भी वही है, और उधर एक्सपेरिमेंटल में भी लड़के लड़कियां हैं। 2 सेक्शन है, ए और बी मान लो, उसमें भी लड़के लड़कियां हैं। एक सेक्शन हमारे पास सेक्शन ए मान लो एक्सपेरिमेंटल है, तो उसमें 2 ग्रुप बन के आ गए, लड़के का लड़कियों का एक टोटल ग्रुप है। और जो कंट्रोल ग्रुप सेक्शन बी है, तो उसमें भी वैसे 2 ग्रुप बन के आ गए, तो 2x2 का डिज़ाइन बन के आ गया। तो उसका हाई और लो उनके मीन स्कोर दे रखे हैं। तो मीन स्कोर से वो वैसे ही हम फिर एनालिसिस ऑफ वेरिएंस सॉल्व करते हैं, जैसे हमने अभी कर रहा था 2 वे में। और स्लाइड पे आ जाइए, वो आपको वो इंटरेक्शन बता रहा है जो अभी हम जिस इंटरेक्शन की बात कर रहे थे। हाँ जी, ग्राफिक्स पे फोकस कर दीजिए। देखिए अब जो लो इंटेलिजेंट है वहाँ पे आप देखेंगे जो मेथड पी है वो बेटर रिजल्ट दे रहा है एज कंपेयर टू मेथड एल। लेकिन हाई इंटेलिजेंट में जो मेथड एल है उसकी उनके विद्यार्थियों की जो उन्होंने मेथड एल से पढ़ा है वो पी वालों से बेटर हो गए हैं, ये क्रॉस हो गया है, ये सिग्निफिकेंट इंटरेक्शन है। इसका मतलब जो दोनों मेथड हैं, दिस मीन्स मेथड पी इज applicable in case of the students who have low intelligence, whereas method L is more important, is more effective in case of high intelligence students। लेकिन जब क्लासेस में हम कई बार, जैसे सर्व शिक्षा अभियान में स्कूलों में हुआ है, या समग्र शिक्षा अभियान में भी वो कोशिश जारी है कि विद्यार्थियों को हम ओवर टाइम में देते हैं कि जिनका थोड़ा लगता है इनका बौद्धिक स्तर में या इनकी पढ़ाई में कोई दिक्कत है, इनको अलग से पढ़ा दीजिए, इनको अलग से पढ़ा दीजिए ताकि उनका वो जो लेवल बढ़ जाए। तो ये स्टडी जैसे इंट्रैक्शन फैक्ट से या फैक्टोरियल डिजाइन की स्टडी से निकल के आती हैं कि हम जो कुछ वाले होते हैं इफेक्ट एक जैसा नहीं होता, उसमें वेरिएबिलिटी होती है। तो वेरिएबिलिटी जिस कारण से उसको हम आइडेंटिफाई कर लेंगे तो हम अपनी जो इंटरवेंशन है उसके इफेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो आई थिंक ये लास्ट स्लाइड ही होनी चाहिए थी मेरे ख्याल से, सत्या मैडम। हाँ हाँ जी, तो उसका वो फिर एक कॉजी वाला डिज़ाइन का था आ गया था, ये हमने नॉन रेंडमाइज्ड का वो देख लिया था। तो अभी दिस माई प्रेजेंटेशन इज ओवर। तो अभी कुछ बातें बची हुई हैं इसकी काफ़ी, लेकिन 2 डिज़ाइन जो आपसे शेयर करे हैं, जो कंट्रोल की मैं इतनी बात बता पाऊँगा अभी समय के देखते हुए। मैं 2-3 सवाल अगर आ जाएंगे तो उनको बीच में कवर करता हुआ फिर कंक्लूड करूँगा कि जब हम कंट्रोल करते हैं तो सबसे बेस्ट मेथड है कि वो रैंडम असाइनमेंट वर्ड है। जब 2 ग्रुप बनाने हैं वो रैंडम असाइनमेंट, रैंडमाइजेशन हमने कहाँ पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में। सर्वे रिसर्च में रैंडम सिलेक्शन है,
जहाँ पर वर्ड है, कीवर्ड है, प्लीज इसको ध्यान से लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। रैंडम असाइनमेंट ऑफ द सब्जेक्ट्स टू आइदर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और टू द कंट्रोल ग्रुप। तो रैंडमाइज सब्जेक्ट डिज़ाइन हो गया। अब कोई और भी मैं कहता नहीं नहीं मैंने मैचिंग करनी है, तो मैंने रैंडम असाइनमेंट में सब्जेक्ट तो लोकेट कर ली कि ये इस ग्रुप में जा रहा है, ये इस ग्रुप में जा रहा है। लेकिन मेरे के पास उधर IQ स्कोर भी हैं, तो मैं चाहता हूँ कि दोनों ग्रुप्स में IQ के स्कोर एक जैसे रहें। तो फिर जिनको नियर वाई IQ स्कोर होंगे वो रैंडमाइज्ड मैच ग्रुप में जाएगा, कि दो सिमिलर स्कोर वालों को हम अलग अलग ग्रुप्स में रखेंगे, एक एक्सपेरिमेंटल में, कंट्रोल में। मान लो मेरा IQ स्कोर 112 है, किसी का 110 है, मतलब 112 वाले को आपने ए में रख दिया, 110 वाले को बी में रख दिया। उसके बाद आपके पास एक 98 वाला है, एक 99 वाला है, तो 99 वाले को बी में शिफ्ट करेंगे, 98 वाले को ए में शिफ्ट करेंगे, ताकि जो सम टोटल आएगा इंटेलिजेंस स्कोर का या IQ स्कोर का, वो दोनों ग्रुप्स का एक जैसा बन के आए। कि मैचिंग का प्रिंसिपल है कि ग्रुप, तो हम कौन सा करते हैं, असाइनमेंट है। वर्ड क्या था, रैंडम असाइनमेंट। रैंडम असाइनमेंट को हम क्वालिफाई भी करते हैं इन टर्म्स ऑफ वन और द टू पर्टिनेंट वेरिएबल, जिसकी वजह से वो रिजल्ट्स को कोई खतरा हो सकता है। खतरा होने का मतलब थ्रेट है, और खतरे का मतलब एक्सपेरिमेंटेशन को की वैलिडिटी को क्वेश्चन है, वो वर्ड आ गया वैलिडिटी। तो वैलिडिटी ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। तो रैंडम असाइनमेंट, रैंडम मास्टर्स है। तो ये टू ग्रुप सिचुएशन है। बेस्ट सिचुएशन तो वही है, आपको जितना रिव्यू देखेगा ज़्यादातर टू ग्रुप सिचुएशन में दिखता है, थ्री ग्रुप सिचुएशन में बहुत कम लोगों का दिखता है। अब मैं सैम्पल साइज पे बात करूँगा। जो प्योरली साइकोलॉजी में ज़्यादा स्टडी हुई है, हेल्थ साइकोलॉजी में ख़ास तौर पे, और उसमें सैंपल साइज बहुत छोटा होता है, क्योंकि केसेज होते हैं वो जो रिपोर्ट करते हैं अपने आप को आइदर इन द साइकेट्री डिपार्टमेंट इन द हॉस्पिटल, और कमिंग फॉर सम काइंड ऑफ काउंसलिंग, जिनकी कोई ना कोई मेंटल इशू है या जिनका कोई बिहेवियरल इशू है, जिसको आइडेंटिफाई होके वो विलिंग है टू हैव द ट्रीटमेंट, तो उनको हम आज लेके, तो उनकी गिनती ज़्यादा नहीं, सैंपल साइज छोटा होता है। जब हम क्लासरूम सिचुएशन में आते हैं, एजुकेशन के सिस्टम में आते हैं, स्कूल एजुकेशन है चाहे हायर एजुकेशन है, तो स्कूल एजुकेशन में जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के ग्रुप्स बन के आएंगे वो 15, 20, 25 से ज़्यादा नहीं होंगे। मतलब एक ग्रुप में कितने 15, 20 से 25 स्टूडेंट हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि एक क्लास अगर हम देखेंगे तो प्राइमरी स्कूल में तो 30 का सेक्शन है, और मिडिल स्कूल और हाई स्कूल में वो 40-50 के बीच में चला जाता है, तो उसका नेक्स्ट सेक्शन बढ़ जाएगा। तो इसमें क्लास में अवेलेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स की गिनती जब सीमित है, तो जब उसको अपने दो ग्रुपों में डिवाइड करना है या तीन ग्रुपों में डिवाइड करना है, तो ऑटोमेटिकली तो नंबर तो कम होएगा। तो नंबर कम होने से जेनिक एक्सपेरिमेंटल मेथड की वैलिडिटी को कोई चैलेंज है, लेकिन वो आपके पास और सिचुएशन है ही नहीं। अगर आप दो सेक्शनों को इकट्ठा कर लोगे, एक्सपेरिमेंट को इकट्ठा कर लोगे, नई कंडीशन खड़ी कर दोगे, तो वो जो बास मुड़ के उसी क्लास में पढ़ने जाएंगे, तो उसका जो इंटरेक्शन इफेक्ट है वो उनको वैलिडिटी को चैलेंज करेगा, वो थ्रेट है उसकी वैलिडिटी को। तो इसका मतलब एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में जो स्कूल सिचुएशन में स्टडी होती हैं, उनमें सैंपल 20, 25 या 30 का आपको नज़र आएगा, और वो सफिशेंटली लार्ज इनफ कहलाता है, स्मॉल सैंपल नहीं कहलाएगा। क्योंकि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करने के से पहले उसने जो मॉड्यूल डेवलप करे हैं, ट्रेनिंग करी है, और जो उन्होंने 2 घंटे या 1 घंटे के सेशन से 2 महीने का या 3 महीने का ट्रीटमेंट दिया है, तो वो उसकी रिसर्च इनपुट्स में काम आता है। जो सर्वे रिसर्च में उसने फील्ड वर्क में 2 महीने लगाए थे टू कलेक्ट डाटा फ्रॉम 1000 और 2000 स्टूडेंट्स। तो एक्सपेरिमेंट रिसर्च में ज़्यादा सैंपल छोटे होते हैं, ये नहीं बड़े नहीं हो सकते। जो मैंने अभी कम्युनिटी हेल्थ वाले उसके प्रोजेक्ट की बात करी, तो उसमें उसका सैंपल बड़ा है, 300 से ऊपर का है। वो हर गांव से 8 के 10 फीमेल जाई हैं, लड़कियां तो नहीं थी, फीमेल तो 40+ का ग्रुप था। या हम इसमें चले जाते हैं किसी प्रकार का
जो ये अभियान है, चाहे पोलियो पोलियो वाला अभियान है या वैक्सीनेशन का है, हमने कोई अवेयरनेस दिया है, कोई है ये HIV एड्स वाले रिस्क फैक्टर्स हैं, किसी प्रकार का रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जुड़े क्वेश्चन हैं, तो उनके ऊपर आपका सैंपल कम्युनिटी हेल्थ में अपने जाना चाहेंगे, सैंपल बड़ा हो सकता है, 1 गांव का सर्वे, 2 गांव का सर्वे, तो वो प्योर एक्सपेरिमेंटल नहीं होएगा, वो आपका कॉजी एक्सपेरिमेंटेशन में होएगा, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट सिचुएशन होएगी। तो उसमें हम एक कोशिश करते हैं कि दोनों ग्रुप्स का आपस में इंटरेक्शन ना हो, वो इंटरेक्शन होएगा तो ऑटोमेटिकली वो शेयर करेंगे तो उनके जो रिजल्ट्स होंगे उनकी वैलिडिटी के ऊपर क्वेश्चन उठता है। फिर हम वही बात करते हैं एंड में जो रिजल्ट्स बन के आते हैं, जो फॉर्मेशन ऑफ डिज़ाइन है, कि उसके अंदर जो सब्जेक्ट्स को कैसे हमने ट्रीट करना है, उनको बताना है कि नहीं बताना, वो एथिकल प्रिंसिपल जो है उनको बताया भी जाएगा। जो कंट्रोल ग्रुप है उनको बताया नहीं जाएगा किसी प्रकार का कि उनको नॉर्मली मानेंगे, लेकिन उनके बस उनका उसमें कोई इंटरेक्शन हो सकता है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते कुछ बातों को, लेकिन जितना कंट्रोल कर सकते हैं उतना अच्छा है। तो जो इसमें एनालिसिस की टेक्निक्स हैं, अगर हम टी टेस्ट से करना चाहें, हमारे पास चॉइस है, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट परफॉर्मेंस को कंपेयर करना है तो आपके पास कोलेटेड टी टेस्ट है, पे एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल को कंपेयर करना है तो आपका इंडिपेंडेंट टी टेस्ट है, पोस्ट टेस्ट पे आपने कंपेयर करना है तब भी आपके पास इंडिपेंडेंट टी टेस्ट है जो फॉर्मेशन हमने करी थी। जब सोलोमन के डिज़ाइन में आगे 3 ग्रुप सिचुएशन आ गई है तो उसमें पोस्ट टेस्ट में 3 ग्रुप्स आ गए हैं, तो इंस्टेड ऑफ टी टेस्ट वी विल बी यूजिंग 1 वे एनोवा। 4 ग्रुप आ गए तो भी हम 1 वे एनोवा यूज करेंगे पोस्ट टेस्ट के ऊपर। लेकिन परी और पोस्ट टेस्ट के स्कोर्स को जो एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल के ग्रुप्स के हैं तो उनके ऊपर हम एनकोवा लगाएंगे। एनकोवा एंड एनोवा विल बिकम दी एनालिटिकल टूल्स फॉर एनालिसिस ऑफ डाटा, जहाँ टी टेस्ट के दोनों फार्मूलेशन, इंडिपेंडेंट ग्रुप्स वाला भी और डिपेंडेंट ग्रुप्स वाला, ये आपके उसके काम आ जाएंगी टू टेस्ट द हाइपोथेसिस आउट। एंड मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंटल स्टडीज वी मूव विद डायरेक्शनल। वो रिव्यू ऑफ लिटरेचर से भी आपको हेल्प मिल रही होती है, गाइडिंग फोर्स होती है, लेकिन व्हेन यू आर गोइंग टू हैव सम एक्सपेरिमेंटेशन, दिस मीन्स एक्सपेरिमेंटेशन विल हैव सम काइंड ऑफ चेंज विच इज़ डिज़ायरेबल फॉर द सब्जेक्ट्स, जो उनका बिहेवियर इशू है कि उसको वो ठीक करेगा, इम्प्रूवमेंट की ओर जाएगा। और जैसे हम मेडिसिन लेने जाते हैं अस्पताल में, न्यूट्रलिटी से नहीं जाएंगे मैं ठीक हूँगा कि नहीं होगा, मैं अस्पताल इस तरीके से जाता हूँ दिस एक्सपेक्टेशन कि मैं ठीक होके आऊँगा, इसमें डायरेक्शन है। डॉक्टर भी पेशेंट को देखने लगता है तो वो उसको यही कहता है तुम ठीक हो जाओगे। अगर पेशेंट बहुत सीरियसली भी बीमार है तब भी कहता है नहीं नहीं तू ठीक हो जाएगा। तो ये एश्योरेंस देना भी किसका पार्ट है, ट्रीटमेंट का पार्ट है, लेकिन ये आपका डायरेक्शनल हाइपोथेसिस की ओर भी लेके जाता है। तो विद दीज वर्ड्स आई conclude myself on this 2-day session, and now it is open for scholars to have some questions, if any, at the moment. If anyone has any questions, please unmute yourself, and you can also ask the question in the chat box as well. सर मेरा ये क्वेश्चन था सर, मैं कल भी आपसे पूछा था कि मेरे पास 2 ग्रुप्स हैं सर, मेरे पास 3 ग्रुप्स हैं, मैंने एक कंट्रोल ग्रुप लिया है और 2 ग्रुप ऐसे हैं कि मतलब मुझे उस समय पता नहीं था जब मैं कर रहा था, तो मैंने 2 ग्रुप, एक क्लास के दोनों सेक्शन थे, तो जब मैंने परमिशन लिया तो वहाँ के प्रिंसिपल ने बोला कि आपको दोनों ग्रुप्स पढ़ाने पड़ेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि जो दोनों ग्रुप एक्सपेरिमेंट में पढ़ाए हैं मैं उनको चाहता हूँ एक में क्लब कर दूं, तो वो मेरे एक ही ग्रुप की तरह कंसीडर होंगे, और एक ग्रुप कंट्रोल ग्रुप है। तो सर इनमें मैं एनकोवा से मैं कैसे उसको मैं इक्वल कर सकता हूँ? ना इक्वल नहीं करना है आपने। एन कितना है आपका तीनों ग्रुप्स में? सर
174 के अप्रॉक्स। नहीं, एक एक ग्रुप में कितने कितने विद्यार्थी हैं? सर 60 एक ग्रुप में सर 61 है और एक ग्रुप में हाँ, 63 है और एक ग्रुप में 59 है। कोई बात नहीं। जो भी अभी आपको मैंने गैरेट की बुक का वो एग्जाम्पल दिया, जिसमें प्रेज, स्कोल्डिंग और कंट्रोल ग्रुप यस है सर, ना। यस सर जी। ऐसे आपके पास है वो, जरूरी अनइक्वल होना चाहिए, अनइक्वल से भी रिजल्ट्स बनते हैं। ओके सर। हाँ, कभी ये बहुत मिसकॉन्सेप्शन है कि अनइक्वल होना चाहिए है, एंड अनइक्वल से भी रिजल्ट बनते हैं। तो आपने समेशन एक्स चाहिए, आपको समेशन वाई चाहिए है, और मीन चाहिए है, एस टी चाहिए है, यही है ना। एन तो नहीं आ रहा ना उसके अंदर कहीं भी, हाँ, जी सर, बट वो या रिपीटेड मेजर्स नहीं है सर। पोस्ट टेस्ट ओनली है? हाँ, ओनली पोस्ट टेस्ट है सर। तो आपका वन वे नोवा है। वन वे इन हुआ। हाँ, 3 ग्रुप है, वन वे नोवा है आपका। ओके सर। वेरी सिंपल। हाँ हाँ, जब हमने 1/n1 + 1/n2 करा ना स्टैंडर्ड एरर डिफरेंस के लिए, यस। तो जहाँ आपका 61 है उधर 70 हो जाएगा। ओके सर। हेलो, हाँ, वो समझ रहे ना, जहाँ पे आप वहाँ पे जाएंगे, जब एससीडी का वो फार्मूला हमने यूज किया था ना, कि स्टैंडर्ड डिविएशन वर्गमूल है, फिर 1/n1 + 1/n2, तो n1 आपका एक 61 है, एक 70 है, एक 50 है, एक जितना भी हो सकता है ना, वो वेरी कर सकता है, नो प्रॉब्लम। ओके अगर सर। आप केडी ब्रूता की बुक देखोगे, आपको सॉल्यूशन मिलेगा उसमें। मैं भी चेक करके इनके मैडम से शेयर कर लूँगा, हो सकता है आपसे वो कम्युनिकेट कर लें। ओके फिलहाल सर, मेरे पास थैंक यू। सामने नहीं है, मेरे पास पड़ी है ब्रूता साहब की बुक, दिल्ली थैंक यू सर। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। हाँ, हेलो। Yes, so if anyone has any other questions, you can ask. I guess we are done with the questions now. So should I conclude the session? यस प्लीज। So, as we wrap up today's session, I want to thank Sir for his invaluable insights and all of you for your active participation. Remember, our learning journey continues, and our next session is scheduled for 18th of March. Miss Freya Vyas will be hosting. So, mark your calendars and join us for another engaging discussion. Thank you, everyone, for joining and staying with us till the end. ओके, थैंक यू, Oh, थैंक यू। thank you, sir. I'll end the session now.